एथिस्ट अपनी तरफ से कोई क्लेम नहीं करता है कि ये नहीं है, क्योंकि नेगेशन का क्लेम का बर्डन फिर उस पे होता है। एथिस्ट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ नेगेट करता है कि नहीं इसका प्रूफ है नहीं, या फिर जो भी है वो लॉजिकली वैलिड नहीं है। किस तरीके से मैं देखूं उस वक्त का वातावरण कि भाई क्या चार्वाकों को कि जो डाटा वगैरह है, जो टेक्स्ट वगैरह, वो इसलिए डिस्ट्रॉय हो गए क्योंकि उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ बाकी लोगों से। अभी अपने स्वामी विवेकानंद जी की बात करी यार, उनके बारे में थोड़ा बताओ यार ऑडियंस को, कैसे थे वो और क्या रोल रहा था उनका वेस्ट में अद्वैत वेदांत को स्प्रेड करने के अंदर। और कहा जाता है कि जब तक विवेकानंद ने वो अष्टावक्र गीता पढ़ी, उन्होंने जब वो उठे रामकृष्ण जी, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि मेरे सवाल का जवाब मेरे को मिल चुका है और अब मैं संतुष्ट हूँ, और मुझे प्लीज अपना स्टूडेंट बना लो। तो शंकराचार्य जी जो अद्वैत के प्रोपाउंडर रहे, उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य है और जगत जो है यानी कि प्रकृति एक तरीके से जो है वो मिथ्य है। मिथ्य यानी कि मिथ्य ने ये मतलब नहीं है फॉल्स है, मिथ्य का मतलब इल्यूजन की तरह दिखता है। वैसे मुझे लगता है फ्रेडरिक नीचे ने संदीप रेड्डी वांगा की कुछ मूवीज वगैरह देख ली होगी। सबसे पहले यार बहुत बहुत स्वागत है आपका चलवादकर पे, ठीक है। और थैंक यू। और थोड़ा यार अपने बारे में बताओ एक बार ऑडियंस को। ऑडियंस के लिए मैं एक आम इंसान हूँ आपकी तरह, बट मैं फ़िलॉसफ़ी पढ़ता हूँ, और फ़िलॉसफ़ी मैं एकेडमिकली पढ़ता हूँ। पहले मैं जर्नलिज़्म करता था, जर्नलिस्ट था भी थोड़े टाइम के लिए, बट उसके बाद फ़िलॉसफ़ी में रुचि आई कुछ 5-6 साल पहले अच्छे से। फिर मैं इसको प्रोफेशनली एकेडमिकली मैंने परस्यू किया, और फिर फ़िलॉसफ़ी में मास्टर्स करी। मास्टर्स करने के साथ साथ एक डिस्टेंस कोर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से, वहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स लेके मास्टर्स करी अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मास्टर्स में मैंने एक थीसिस भी लिखी, और कोई पढ़ना चाहता है उसको तो philpapers.com पे मेरा नाम सर्च कर ले तो आपको मिल जाएगा जो मेरी थीसिस है। बस बाकी अब PhD ऑनगोइंग है, मतलब एक जगह मैंने एनरोल किया था, बट आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू बेटर इंस्टीट्यूट्स और थोड़ा थीसिस पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस अब PhD इज ऑन द गो नाउ। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन पता है मेरे दिमाग में क्या आता है कि यार मेरे को ना बहुत ज्यादा लोग ना कमेंट सेक्शन के अंदर, मेरे चैनल के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि एक तो पहले ना मेरा साइंस और रैशनैलिटी से शुरुआत हुई थी मेरे कंटेंट की, ठीक है, मैं जब कंटेंट बनाता था। तो जैसे ही मैं फिलॉसफी में एंटर कर रहा हूँ ना, तो लोग कह रहे हैं भाई फिलॉसफी में क्यों आ रहा है यार, फिलॉसफी में ऐसा क्या खास है। लाइक वो कहते हैं बहुत सारा मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, रीइंकार्नेशन, सोल, कर्म, लॉ ऑफ कर्मा, मोक्ष, ये सब कुछ, इस सब के कोई एम्पिरिकल एविडेंस तो है नहीं। तो इंसान फिलॉसफी पढ़े क्यों, क्या फायदा मिलेगा इतनी पुरानी चीज पढ़ के। तो ये बताओ यार कि फिलॉसफी बंदा पढ़े क्यों। ये मतलब मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फिलॉसफी तो आउटडेटेड है, तो अब एम्पेरिकल साइंसेस पे हमें मूव करना चाहिए। मतलब एक तरीके से ये बात सही है, नो डाउट, क्योंकि जो हमने न्यू एम्पेरिकल साइंसेस बनाई हैं वो बनाई ही इसलिए हैं ताकि हम एक डिटेल्ड तरीके से बाकी चीज़ों को पढ़ सकें। फिजिक्स जब फिलॉसफी से निकल के आता है तो सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है कि नेचुरली सब फिलॉसफी पे जाके कॉन्सेंट्रेट होता है, एक पॉइंट पे जाके यहाँ से एक्सप्लोर होता है। हिस्ट्री में एक पॉइंट यहाँ पर है अगर फिलॉसफी, तो यहाँ से सब एक्सप्लोर हो रहा है। जब पुराने टाइम में फिलोसोफर्स फिलोसफी करते थे तो उसके अंदर नेचुरल साइंसेस भी होती थी, मैथमेटिक्स भी होती थी, डेकार्ट भी फिलोसोफर थे, पाइथागोरस भी फिलोसोफर थे। तो ये जो न्यू एम्पेरिकल साइंसेस का डिवीजन हुआ है, ये हुआ ही हमारे बेनिफिट के लिए, ताकि हम एक स्पेसिफिक फील्ड को चुन के उसमें आगे बढ़ सकें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो पीछे की फील्ड है उसको खत्म कर दिया, क्योंकि वो रूट है जहाँ से शुरुआत होती है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद एम्पेरिकल नहीं होती, लेकिन उसको स्टडी करना ज़रूरी है। जैसे कि कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है जिसको आप टच कर सकते हो। अब मेरे सामने ये रिमोट है सपोज़, इसको मैं टच कर सकता हूँ, तो इसकी मैं साइंटिफिक स्टडी कर सकता हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के। आप पॉलिटिक्स कैसे स्टडी करोगे? आप एक पॉलिटिकल सिस्टम कैसे स्टडी करोगे? पॉलिटिकल सिस्टम आइडियाज़ के थ्रू स्टडी करोगे। कोई भी इंसान जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाता है, कार्ल मार्क्स ने जब अपनी एक कम्युनिस्ट अपने फॉर्म में आइडियोलॉजी दी, तो वो कोई आउटसाइड चीज़ थोड़ी थी। वो तो कनेक्ट कंपाइलेशन ऑफ आइडियाज़ थे जिसको प्रैक्टिस किया जा रहा था। डेमोक्रेसी जब अर्ली ग्रीक से हमारे पास आज तक यहाँ पे हमारे देश में है, तो डेमोक्रेसी कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है जिसको आप साइंटिफिकली टेस्ट करते हो। ये एक कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ है जिसको आप अप्लाई करते हो और ज़िंदगी जीते हो। तो हर चीज़ एम्पेरिकल डोमेन में लाई नहीं करती है, और आप उसको स्यूडो साइंस नहीं कहोगे, आप उसको नॉन साइंटिफिक कहोगे।
अब जैसे मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है कि क्या सही है क्या गलत है, आप सही गलत छू के तो नहीं देख सकते हो। कोई ऐसी चीज़ दुनिया में है जिसको आप छू के सही कह सकते हो या छू के गलत कह सकते हो, या फिर आप माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के सही या गलत बोलोगे? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो कॉन्सेप्शंस हैं, और सही या गलत एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअली एग्जिस्ट किस तरीके से करते हैं? एक मेटाफिजिकल एंटिटी की तरह। सोसाइटी में, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ रिलेटिवली सही या गलत होता है। हमारे देश में अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी टाइप की मोरालिटी होती है। सरकार भी एक हद तक, जिस तरीके से हम सिस्टम्स में चलते हैं, वो भी इसमें इन मेटाफिजिकल एंटिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि हमारे देश में एक रेगुलेशन है कि कोई भी जो कॉरपोरेट्स चलते हैं, वो जब काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की एक आभार होता है उनके ऊपर, कि वो जिस देश में ऑपरेट कर रहे हैं उस देश को वापस क्या दे रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे अफ्रीका में बहुत सारे एक टॉयलेट बिल्डिंग स्कीम चलाई थी, कोका कोला ने हमारे साउथ इंडिया में काफ़ी कुछ किया था। जब मैं जर्नलिज्म पढ़ता था तो मैं इसके बारे में पढ़ता था। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मॉरल गुड करना इस देश के लिए, जिस देश में आप ऑपरेट कर रहे हो, ये सेंट्रल लेवल पे भी चीज़ें हो रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ एम्पिरिकल डोमेन के अंडर नहीं आती है, आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप सिर्फ़ सोच सकते हो, सिर्फ़ आइडियाज़ के थ्रू रैंगल अराउंड कर सकते हो, आप एम्पिरिकली स्टडी नहीं कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये कैरी फॉरवर्ड करना ज़रूरी है। एक तो ये आइडिया ऑफ सेल्फ आता है ना, द आइडिया ऑफ हुँ, सेल्फ, हुँ। सेल्फ डिस्कवरी, एनलाइटमेंट। हुँ, हुँ। आज का यूथ ना ये कहता है कि यार इसके पीछे भगूं क्यों मैं, एनलाइटमेंट के पीछे, द आइडिया ऑफ सेल्फ की वो सेल्फ डिस्कवरी करनी है जो हमारे लिख के गए। वो कहते हैं बाबा वाली बातें हैं सारी, राइट। ठीक है? ये बाबा वाली बातें हैं। तो इसके ऊपर क्या कहोगे कि यार मतलब क्या देखो होता क्या है ना, हम हर चीज़ में यूटिलिटी ढूँढते हैं, हमें क्या मिलता है इससे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिज़िक्स पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं रॉकेट कैसे भेज सकता हूँ मून के ऊपर। बट जब मैं हुँ, ये पढ़ता हूँ फिलॉसफी में कि सेल्फ को कैसे जानना है, मुझे इससे कुछ मिल नहीं रहा है। मैं कुछ अटेन नहीं कर रहा हूँ। प्लस किसी को नहीं पता कि सेल्फ होता क्या है? लाइक मतलब हुँ, जिसको रियलाइज़ेशन हो जाती है वो अलग बात है, वो अपनी कह देता है। बट हुँ, बंदे कहते हैं यार ये सेल्फ डिस्कवरी वगैरह ये सब ना पल्ले नहीं पड़ती है आजकल के यूथ को जो राइट। कि एम्पिरिकल डोमेन में पढ़ता है हर चीज़ को। हुँ। तो इसके ऊपर आप क्या बोलोगे यार? एनलाइटनमेंट और सेल्फ, सबसे पहले आपने कहा कि क्यों जानना है? करेक्ट। इसकी यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी देखते हैं लोग, स्पेशली यंग लोग जो हैं वो काफ़ी यूटिलिटी देखते हैं, जो भी वो प्रैक्टिस करते हैं उसमें। मैं कह रहा हूँ सेल्फ जानने में तो सबसे बड़ी यूटिलिटी आपकी ही है, और आपकी अपनी ही है, और उस यूटिलिटी को कोई शेयर भी नहीं कर सकता। क्यों? अ, मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे पहले शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम उत्कर्ष है। सपोज़ मैंने किसी चीज़ में अपना नाम दिया, उस लिस्ट में मेरा नाम है, और वो एक्टिविटी कुछ 100 लोग कर सकते हैं, उन 100 लोगों में मेरा नाम है। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा नाम उत्कर्ष है, ताकि मैं उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। मैं अपने आप को उत्कर्ष की तरह आइडेंटिफ़ाई करता हूँ। उस एक्टिविटी को करने की लिस्ट में मेरा नाम है, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं उत्कर्ष हूँ, और मैं वहाँ जाके ये रीअफ़र्म भी करता हूँ कि मैं उत्कर्ष हूँ, और तभी मैं उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप लाइफ़ में क्या करना चाहते हो, यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से आप जो भी करना चाहते हो, वो तो डिपेंड इसी पे करेगा ना कि आप हो कौन? अब सपोज़ आप प्लेन बनाना चाहते हो, एरोनॉटिक्स में जाना चाहते हो, तो वो ये इस पे डिपेंड करेगा ना कि आप कौन हो? अगर आप अंदर से वो हो ही नहीं जिसको प्लेन बनाना है, तो आप प्लेन बना के क्या करोगे? आप वैसे ही अनहैप्पी रहोगे। तो आप अपने आप को अगर जानोगे इन द फर्स्ट प्लेस कि मैं हूँ कौन, तो आपको पता चलेगा ना कि आपको क्या चाहिए। रादर दैन द अदर वे अराउंड, आप कुछ जान लो बाहर की चीज़ कि मेरे को ये चाहिए, और उसके बाद आप रियलाइज़ करो करने के बाद कि अरे यार, ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके नेचर में पढ़ाई करना है ही नहीं। आप कुछ और हो, आप पढ़ाई के लिए नहीं बने हो, आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। वो कैसे जानोगे आप? वो खुद को जान के ही तो जानोगे। आपको पहले पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, तब आप कोई भी यूटिलिटी का काम कर पाओगे। और यूटिलिटी का काम सेल्फ को जानने से ड्रॉप नहीं होता है। आपको सही यूटिलिटी का काम समझ में आता है कि आपके हिसाब से किसमें आप प्रॉपर एफर्ट डाल सकते हो, बिना परेशान हुए, बिना बोर हुए आप क्या घंटों तक कर सकते हो, और उसमें आपको मज़ा भी आएगा, और उसमें आपको रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ना, रादर दैन किसी भी चीज़ को आपने उठाया और उसको रिवर्स बैक कर रहे हो कि आप फिर आपको पता चले कि नहीं यार, ये तो मेरे से होगा ही नहीं।
तो पहले आप अपने आप को जानोगे, फिर कोई काम करोगे तो आपका ही फ़ायदा है। तो इसलिए सेल्फ को जानना मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है, और वो थोड़ा स्पिरिचुअल डोमेन जो बाबा के डोमेन में है, उसको मेरे को लगता है कि थोड़ा जितना हम अगर कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ जैसी दिखाई पड़ती है बाहर से, उसकी पैकेजिंग जैसी होती है, वैसे हमारा उसका आइडिया बन जाता है। तो उसकी पैकेजिंग थोड़ी-सी मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से चेंज करने की ज़रूरत है, मेरे को लगता है। तो हम उसको बेटर समझ पाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं पता है आपके कमेंट सेक्शन वगैरह देखता रहता हूँ, आपकी रील्स वगैरह पे, और मैं देखता हूँ कि ना कुछ लोग हैं, उनको मैं मूर्ख तो नहीं बोलूँगा यार, मैं बोलूँगा कि वो इग्नोरेंट हैं बस। वो ये कहते हैं कि ये फिलॉसफी नहीं है भाई, ये रिलीजन, यहाँ ये फिलॉसफी नहीं है भाई, ये रिलीजन है। मैंने देखा है, आपने स्टोरी में भी शेयर किया हुआ है कि भाई ये बुद्धिज्म को तू फिलॉसफी कैसे कह रहा है यार, ये तो रिलीजन है, ठीक है। तो अब ना इसको ना आज क्लैरिफाई करते हैं कि फिलॉसफी से रिलीजन आया है, ये बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म जो ये 3 हैं, क्या ये फिलॉसफी से आए हैं या फिर कुछ और केस है? तो इसका सेंट्रल क्वेश्चन क्या है? मतलब अभी हमने बात करी कि क्या जो रिलिजन्स हैं वो फिलॉसफी से आए हैं? तो सबसे इसमें 2 सेंट्रल टर्म्स हैं, रिलिजन और फिलॉसफी। सबसे पहले आपको इन दोनों का मतलब समझना पड़ेगा कि इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। रिलिजन अगर हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो धर्म बनता है, ठीक है? लेकिन धर्म का मतलब कुछ अलग होता है इंग्लिश के रिलिजन से। फिलॉसफी में जब आप जाते हो, उस पे हम बाद में आते हैं। फिलॉसफी पे जब आप जाते हो, तो फिलॉसफी को इंडियन फिलॉसफी जब हम इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में जब इसको पढ़ते हैं तो इसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। मेरे हिसाब से पर्सनली दर्शन शास्त्र एक अलग चीज़ है फिलॉसफी से, उस पे भी बाद में आऊँगा। पर मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपको इन वर्ड्स का सही-सही मतलब पता होना चाहिए कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। फिलॉसफी की अगर सिंपल डेफिनिशन मैं दूँ, तो लिंग्विस्टिक डेफिनेशन काफ़ी लोग जानते हैं, इंटरनेट पे सर्च करने से मिल जाती है कि लव फॉर विज़डम को फिलॉसफी कहते हैं, ग्रीक वर्ड से आता है ऐसे-ऐसे। पर एक्चुअल यूटिलिटेरियन मतलब अगर मैं बताऊँ तो इसका मतलब है सही क्वेश्चन पूछना रेलेवेंट चीज़ों के बारे में, और उससे आंसर आगे फिर मिलते हैं, जो भी होता है। आंसर की बात प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी है सवाल पूछना रेलेवेंट चीज़ों के बारे में। ये फिलॉसफी है एज़ एन एक्टिविटी। अब आप देखोगे कि जिसको हम धर्म बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, कोलोकियल लैंग्वेज में, जैन धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, कोई भी धर्म, ईसाई धर्म, मैं अभी फिलोसॉफिकल धर्म के कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, अभी जनरल अंडरस्टैंडिंग के धर्म पे कह रहा हूँ। तो वो धर्म जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे डिफाइन होता है? अगर मैं बोलता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं किस बेसिस पे कहता हूँ कि मेरा धर्म हिंदू है? क्योंकि मैं एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस करता हूँ, मैं एक सेट ऑफ कपड़े अटायर होता है मेरा जिससे दिख जाता है कि मैं हिंदू हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसे एक्ट्स करता हूँ जिसकी वजह से मैं अपने आप को हिंदू बोलता हूँ। अगर वो एक्ट बदल दूँगा तो मैं रिलिजन चेंज हो गया। अगर मैं वही एक्ट मस्जिद में जाके इबादत करूँ, टोपी पहन लूँ, उस तरीके के वेशभूषा डाल लूँ, तो मैं मुसलमान हो गया। कोलोकियल टर्म्स में कुछ सेट ऑफ एक्ट्स को धर्म से एसोसिएट कर दिया गया है। अब ये जानना ज़रूरी है कि धर्म का एक्चुअल मतलब यहाँ पे क्या है? धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। ड्यूटी किसके परे? किसके प्रति? वो अलग-अलग चीज़ें होती हैं। वो आगे जाके अगर डिटेल डिस्कशन होगा तो वो और बताऊँगा, पर सेंट्रल क्वेश्चन कि क्या धर्म से फिलॉसफी बनी है या फिलॉसफी से धर्म बना है? फिलॉसफी जैसा कि मैंने कहा कि एक सेंट्रल थीसिस उसकी ये है कि सवाल पूछना इम्पोर्टेंट चीज़ों से रिलेटेड और उसके जवाब पाना। जब धर्म की स्थापना होती है, जनरल टर्म में धर्म की स्थापना होती है, तो वो सवालों से शुरू होती है। आप कहीं भी गौतम बुद्ध ने जब शुरू किया, गौतम बुद्ध का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। गौतम बुद्ध कैसे गौतम बुद्ध बने? सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध कैसे बने? सवाल पूछ के। वो जा रहे थे रास्ते में, स्टोरी काफ़ी पॉपुलर है, अपने सारथी के साथ जा रहे थे, उन्होंने बूढ़े इंसान को देखा, सवाल पूछा कि ये कौन है? इसको क्या हो गया? तो उसने बताया कि ये बूढ़ा हो गया, तो उन्होंने पूछा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा? तो कहते हैं हाँ, बिल्कुल हो जाओगे, छुपाने की क्या बात? उन गौतम बुद्ध के पिताजी ने उनसे छुपाने की बहुत कोशिश की ये सब चीज़ें, छुपा नहीं पाए। कहाँ से जिज्ञासा शुरू हुई? सवाल से शुरू हुई। सवाल रेलेवेंट था कि ये क्या हुआ है और क्या ये मुझे होगा? सवाल से शुरू हुआ। सवाल धीरे-धीरे जैसे-जैसे रियलाइज़ेशन होती गई, तो उनके दिमाग में एक आइडियाज़ फॉर्म होने लगे, और उसके बाद बुद्धिज़्म के जो 4 हमारे पास मेन प्रिंसिपल्स आते हैं कि इस दुनिया में दुःख है, इस दुःख का क्या करें? वो सवाल है कि दुःख तो है, चलो सबको दुःख है, इसका क्या करोगे? ये सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि दुःख और सफ़रिंग सबको है।
बुद्धिज्म में पर्टिकुलरली 3-4 दुख ऐसे हैं जो हर एक इंसान को होते हैं, बर्थ का, ओल्ड एज का, बीमारी का, डेथ का, ये सब 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 फेस करता है, कोई भी इससे नहीं बचा है। तो ये दुख है, तो इसका क्या किया जाए? ये सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट टॉपिक का सवाल है। तो इस सवाल को जब पूछा जाओगे तो आप आंसर पे पहुंचोगे कि दुख से क्या निर्वाण संभव है, कि इस दुख को क्या हटाया जा सकता है? कहते हैं कि हाँ, हटाया जा सकता है। किस बेसिस पे हटाया जा सकता है? फिर वो आगे उसका प्रोसेस बताते हैं। तो सवाल से पैदा हुआ ये चीज़। आप कोई भी और चीज़ पूछो, आप हिंदू धर्म में बोले, हिंदू धर्म में वैसे बहुत सारी फिलॉसफीज़ आती हैं। आगे बात करेंगे तो डिस्कस करेंगे उसके बारे में, पर सेंट्रल थीसिस ऑलमोस्ट हर फिलॉसफी का यही है कि दुख तो है, पर इस दुख का किया क्या जाए? एक एग्जिस्टेंस में जो सफरिंग है, इस सफरिंग का क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए? ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, यानी कि आइडियाज, डीप क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग से सवाल पैदा होते हैं जिंदगी के बारे में, जो अभी है, सफरिंग है, उसके बारे में उसके आंसर्स मिलते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे 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 एक रिचुअल्स भी फॉर्म होते जाते हैं। रिचुअल से स्टार्ट नहीं होता है, रिचुअल्स बाद में जाके बन जाते हैं जब कॉमन लोगों तक उस चीज को पुश कर दिया जाता है। स्टार्टिंग किसी भी चीज की सवाल से होती है, जिज्ञासा से होती है, क्रिटिकल थिंकिंग से होती है, और इसको फिलॉसफी कहते हैं, सवाल पूछने को। तो फिलॉसफी से चीजें स्टार्ट होती हैं। जब कॉमन पब्लिक, जिनको नहीं पता है वो जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, जब वो रिचुअल बन जाता है तो वो कॉमन सेंस में धर्म बन जाता है, रिलीजन बन जाता है, वो बाद की चीज है। तो सवाल से स्टार्ट होता है, फिलॉसफी से स्टार्ट होती है चीज। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलॉसफी स्टार्टिंग पॉइंट थी और उसके बाद वहां से कुछ रिचुअल्स, कुछ कल्चर, कुछ ऐसा निकल गया और उसने रिलीजन का रूप ले लिया, ठीक है। पर कॉमन पॉइंट को लोग भूल गए, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको लोग भूल गए। वो तो बस अब एकेडमिकली लोग पढ़ रहे हैं तो बस समझ रहे हैं उस चीज को। ओके, राइट। तो मतलब फिलॉसफी से रिलीजन शुरू हुआ है। ओके, देखो यार, मैंने ना इंटरनेट पे देखा कि फिलॉसफी को लेकर ना डिस्कशन बहुत कम होता है। अगर होता भी है ना तो जो आस्तिक दर्शन है उसके बारे में होता है, कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे होता है, पर नास्तिक दर्शन के बारे में बहुत कम होता है। सबसे पहले तो ना इसको क्लैरिफाई करते हैं कि आस्तिक दर्शन होते क्या है, क्योंकि नास्तिक और आस्तिक के ना मतलब लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को। तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये बताओ आप। जब मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था फिलॉसफी का मतलब भी, तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है जब हम अंग्रेजी भाषा में जाते हैं। जब हम संस्कृत या हिंदी या जो भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, इंडिक लैंग्वेजेस रहीं, उनको जब हम इंग्लिश में डालते हैं ना, तो इंग्लिश एक थोड़ी नैरो लैंग्वेज है कंपेयर टू हिंदी या संस्कृत। उसमें चीज़ों को बताने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं इंडिक लैंग्वेजेस में। तो फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र बोलते थे, और उसको इंग्लिश में बाद में इंडियन फिलॉसफी कहा गया। लेकिन फिलॉसफी जो है वो दर्शन से अलग क्यों है? दर्शन का मतलब क्या? दर्शन का मतलब होता है देखना। दर्शन का सिंपल मतलब क्या है? देखना। किसको देखना? सेल्फ को देखना, दर्शन करना। तो दर्शन शास्त्र, वो फिलॉसफी आती है। तो आप इंडियन फिलॉसफी में थ्रू आउट थीम देखोगे, दर्शन करते हैं, अपने आप को जानते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न फिलॉसफी में सब्जेक्ट की बात लेटर एग्जिस्टेंशियलिज्म में हुई, प्लेटो एरिस्टोटल ने भी एक हद तक करी, पर ऑब्जेक्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात थी, वर्ल्ड के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात थी। इंपेरिसिस्ट को देखो, रैशनलिस्ट को देखो, बाहर की बात भी ज़्यादा है। दर्शन शास्त्र में भीतर की बात ज़्यादा, दर्शन किया जा रहा है। तो ये तो एक एग्जाम्पल होगा कि कैसे हिंदी या संस्कृत या कोई भी इंडिक लैंग्वेज जिसमें फिलॉसफी लिखी जाती है, दर्शन लिखा जाता है, वो इंग्लिश में जब ट्रांसलेट इंडियन फिलॉसफी के नाम से हो जाता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आस्तिक या नास्तिक के साथ भी ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो अंग्रेजी बोलने वाले देश हैं जहाँ पर दूसरे धर्म प्रैक्टिस किए जाते हैं, टिपिकली अब्राहमिक रिलीजन्स, उनका कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन एक अलग जरिए से होता है। यहाँ पे धर्म, जैसा कि मैंने बताया, वो काफी साल पुराना भी है, इसलिए वो डेप्थ से ज्यादा ले सकता है, और इस डेप्थ की वजह से उसके पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जब हम वहाँ के एथीज्म की बात करते हैं जनरली, कि ईश्वर में विश्वास ना करना तो नहीं बोलेंगे, पर्टिकुलरली बोलूँ तो ईश्वर के होने का कोई प्रूफ ना होना, इसको एथीज्म कहते हैं जनरल टर्म्स में। मतलब एथीस्ट क्लेम नहीं करता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर कहता है कि ईश्वर के एथीस्ट कहता है कि ईश्वर के
होने का कोई प्रूफ नहीं है। तो ये भी डिफरेंस समझना जरूरी है थीज्म एथीज्म में, कि एथीस्ट अपनी तरफ से कोई क्लेम नहीं करता है कि ये नहीं है, क्योंकि नेगेशन का क्लेम का बर्डन फिर उस पर होता है। एथीस्ट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ नेगेट करता है कि नहीं, इसका प्रूफ है नहीं, या फिर जो भी है वो लॉजिकली वैलिड नहीं है। जब इसको इंडिया में ट्रांसलेट करते हैं तो, या फिर भारतीय दर्शन के हिसाब से इसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, जो नेगेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, इसको कहा जाता है निरईश्वरवाद, कि ईश्वर ना होना, ईश्वर का ना होना, और थीस्ट का ईश्वरवाद। और ये जो आस्तिक और नास्तिक है, ये जनरल टर्म्स में यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि जनरल टर्म्स में धर्म को रिलीजन बोल देते हैं, पर धर्म का मतलब क्या रिलीजन है? नहीं है। नहीं। तो इसी तरीके से आस्तिक और नास्तिक हम जनरली हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल देते हैं, वो जो वेस्ट का एथीज्म है या थीज्म है उसको। ट्रेडिशनल संस्कृत लिटरेचर में जो वो मीन करना चाह रहे थे पुराने फिलोसोफर्स, वो अलग था। उन्होंने चारवाकों को नास्तिक बोला, उन्होंने बुद्धिस्ट को नास्तिक बोला, उन्होंने जैनों को नास्तिक बोला। क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने वेदों को, जो वेद जिससे पुराने टाइम में नॉलेज लेते थे, चारों वेदों की बात हो रही है, उसको खारिज कर दिया कि नहीं, ये इससे नॉलेज लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम अपना सवाल, जो हम अपने सवाल हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल थे सेल्फ के बारे में, वो हम इसके बिना भी कर सकते हैं। उसका रीजन भी अलग है, क्योंकि बुद्धिज्म का तो ये, क्योंकि कहा जाता है कि वो डॉगमा जो था ना हिंदुइज्म में आ गया था, या फिर जो 6 दर्शनों में, आस्तिक दर्शनों में डॉगमा आ गया था काफी, कि यज्ञ करो, बलि दो और ये सब करो। उस सब को हटाने के लिए ये नास्तिक दर्शनों ने अपना इस तरीके से आगे फिलोसॉफिकल स्टांस लेना शुरू किया कि हम वेदों में जो लिखा हुआ है उसको बिना माने भी सेल्फ को जान सकते हैं। तो इसको नास्तिकता कहा गया। तो नास्तिक दर्शन जो है वो ईश्वर में माने या ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको ईश्वरवाद या निरीश्वरवाद कहा जाए। नास्तिक दर्शन ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल लिटरेचर में वो है जो कहेगा कि मेरे को वेदों की जरूरत नहीं है इस सेल्फ के बारे में जानने के लिए। और उसमें 3, जैसे कि मैंने बताया, चारवाक दर्शन आ गया, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन मेनली। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर मेनली जो स्टडी किए जाते हैं ये 3 दर्शन होते हैं। और आस्तिक वहीं उल्टे हाथ पे वही चीज करेगा, वो कहेगा कि वेद में लिखा हुआ है तो इसको मान ही लेते हैं, तो इसकी हेल्प लेके आगे बढ़ते हैं, सेल्फ को जानते हैं। ये बेसिक सा कॉन्क्रीट सा फर्क है। ओके। जब मैं ये देखता हूँ ना कि चार्वाक को छोड़ो, बाकी जो 8 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके बारे में ना, बहुत उनके लिए जितने भी डाटा वगैरह है, टेक्स्ट वगैरह है, वो हमारे पास मौजूद है। बट चार्वाक के मामले में ये कहा जाता है कि बहुत सारा जो डाटा था ना, और जो टेक्स्ट थे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की गई थी, वो लॉस्ट हो गया। आई डोंट नो कि वो डिस्ट्रॉय किया गया या लॉस्ट हो गया, नो वन नोज। बट जो भी मिलता है हमें, वो क्रिटिसिज्म से मिलता है। कुछ लोगों ने उस पर कमेंट्री करी, कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, तो वहां से हमें वो डाटा मिलता है। तो मैं क्या समझू इसका मतलब, कि क्या उस समय इंटॉलरेंस थी इतनी कि एक ऐसा दर्शन आता है जो बाकी 9 से बिल्कुल ही अलग है, जो कह रहा है भाई मैं नहीं मानता ये सब चीजों को, जो प्लेजर को ज्यादा वैल्यू देता है, हिडोनिस्ट बोला जाता था चार्वाक्स को। तो किस तरीके से मैं देखूं उस वक्त का वातावरण, कि भाई क्या चार्वाकों को के जो डाटा वगैरह है, जो टेक्स्ट वगैरह, वो इसलिए डिस्ट्रॉय हो गए क्योंकि उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ बाकी लोगों से, या फिर कुछ और रीजन था? हिस्ट्री क्या थी? मतलब इसको तो मेरे को लगता है कि सिर्फ स्पेकुलेट किया जा सकता है। जितना अलग अलग तरीके से स्पेकुलेट किया जाए उतने ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमें, और जितने ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस मिले उतना अच्छा। पर देखने का पर्सपेक्टिव भी अलग अलग हो सकता है। अब हम जनरली चारवाक को हिडोनिस्ट कहते हैं, मटीरियलिस्टिक कहते हैं, पर सबसे पहला तो सवाल ये है कि क्या वो एक्चुअली ये थे भी? हमने तो हिडोनिस्ट बोल दिया, हमें तो हिडोनिस्ट बता दिया बाकी 6-8 दर्शनों ने, पर क्या वो एक्चुअली हिडोनिस्ट थे? ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि चारवाक का अगर हमारे पास ओरिजिनल सोर्स है नहीं, तो चारवाक को हम कुछ एट्रीब्यूट भी कैसे करें? यानी कि सिंपल एग्जांपल में, अगर कोई इंसान है जो आपको फॉर गॉड सेक पसंद नहीं करता है, आपके बारे में बुरा भला बोलता है, आप ए इंसान हो, वो बी इंसान है। अब बी इंसान आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, आपके बारे में जो बोलता है गलत बुरी खबर फैलाता है, वो सी इंसान के पास जाता है और बोलता है कि ये देखो ए जो है ना, ये ऐसा 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 इंसान है। तो क्या ए वैसा इंसान है? नहीं, ए वैसा इंसान नहीं है,
बी के हिसाब से ए वैसा इंसान है। तो जो हमें बाकियों ने बताया हमने वो एक्सेप्ट किया और हमने चारवाकों को हीडोनिज्म बोला। पर क्या चारवाक हीडोनिस्ट थे भी? ये सबसे पहला सवाल है। वह जैसा कि मैंने कहा इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस बनते हैं, जितने इंटरप्रिटेशंस लिए जाएं उतना अच्छा। मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक कई सारे लोगों को सुना, मेरे प्रोफेसर्स को भी मैंने बात करते सुना, एक इंटरप्रिटेशन ये भी ली जा सकती है कि उन्होंने बोला कि अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स में, दर्शनों में प्रमाण का सिस्टम भी होता है कि आप किस चीज़ से नॉलेज लेते हो, क्या-क्या मीन्स हैं आपके पास करेक्ट नॉलेज, एपिस्टेमिक नॉलेज लेने के। जैसे कि जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो परसेप्शन से लेते हैं, जो दिख रहा है, टच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब सेंसेस से लेते हैं, 5 सेंसेस से, और इन्फरेंस से कि दूर कहीं आग देखी, दूर कहीं धुआं देखा तो इन्फर कर लिया कि हाँ यार यहाँ आग होनी चाहिए। इसके अलावा अनुमान वो लगा लिया। अनुमान लगा लिया, अनुमान से इन्फर कर लिया। अब चारवाक जो हैं वो सिर्फ परसेप्शन पे मानते थे, ठीक है। तो अब उन्होंने दूर से धुआं भी देखा तो उन्होंने ये नहीं बोला कि यार यहाँ पक्का आग होगी, कुछ भी हो सकता है, धुआं दिख रहा है ना, तो धुआं है। अब इस इंसान को आप हीडोनिस्ट कहोगे या रैशनलिस्ट कहोगे, जो दिमाग लगा के सोचने की कोशिश कर रहा है, जो मान नहीं ले रहा है, जो जनरलाइज नहीं कर रहा है। वो हो सकता है वहां जाके उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी हो कि वो वहां जाके चेक करे कि यहाँ एक्चुअली क्या है, चलो देख कर आता हूँ। बाकी सब ने तो अज्यूम कर लिया, इन्फर कर लिया, जनरलाइज कर लिया। वो जनरलाइज नहीं करना चाहता, वो देखना चाहता है, वो समझना चाहता है कि क्यों है ऐसा। आप इस तरीके से भी देख सकते हो इसको। तो क्यों हमने हीडोनिस्ट उसको बना दिया है? हीडोनिस्ट का मतलब ये थोड़ी है कि वो हमेशा प्लेजर लेता रहा या फिर ऐसा ही कुछ। जो उनका वो भी है, एक एफोरिज्म उनके एट्रीब्यूट किया जाता है कि घी पियो, बहुत सारा घी पीते जाओ, और जब तक अगर कंगाल भी होगा, पैसे भी नहीं है, तो उधार मांगो, उससे घी खरीदो और घी पीते पीते ही मरो। लेकिन ये किसने बताया? ये चारवाक ने थोड़ी बोला हमें, ये तो बाकी सब ने बोला कि वो ऐसा करते थे। तो हम उसको ऑन द फेस ऑफ इट कैसे एक्सेप्ट कर लें कि वो ऐसा ही था? ये सिमिलर उसी केस की तरह होगा कि बी इंसान बोल रहा है कि यार सी तो बड़ा एटीट्यूड देता है, ईगोइस्टिक इंसान है, तो ए थोड़ी वैसा इंसान है, बी के हिसाब से ए वैसा इंसान है। अब ए कैसा है वो तो ए ही बता सकता है, अब ए कोई बचा नहीं तो कैसे बताए? पर उसकी इंटरप्रिटेशंस मैंने बोला कि ऑन द फेस ऑफ इट मान नहीं लेनी है। मेरे हिसाब से अलग अलग पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करने चाहिए। हो सकता है वो सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहते हो, इसलिए अनुमान और ये सब चीजें वो ना एक्सेप्ट करते हो सकता है उनसे ज्यादा धार्मिक और उनसे ज्यादा सेल्फ को जानने वाला कोई ना हो। उनके हिसाब से सब कुछ अगर मोमेंटरी है तो अभी जी लो, अभी जीना, राइट नाउ में जीना। हर दर्शन यही तो सिखाता है कि अभी है जो है, बाकी सब मोमेंटरी है। सबने माना है ये कहीं ना कहीं पे। तो अगर अभी राइट नाउ में जीवन है और जीवन को जीना ही सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जीवन अगर मिला है तो उसको जीना ही सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, तो क्या पता उन्होंने उनसे बड़ा धार्मिक कोई रहा ना हो। तो कुछ भी हो सकता है। पर यही होता है कि जब कोई माइनॉरिटी या कोई भी इनफैक्ट सच बोलने की जब कोशिश, सच भी क्या, एक अलग चीज बोलने की कोशिश करता है तो उसको सप्रेस किया जाता है। गैलीलियो के साथ हमने देखा, कोई भी बोल लो किसी भी इंसान के बारे में। आपको पता है मैं भी रिसर्च कर रहा था अपने बाकी वीडियोस के लिए। मुझे पता चला कि चार्ल्स डार्विन जो है, जब उन्होंने वो शिप पे घूमते रहे और उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, वो उन्होंने उसको कितने टाइम तक पब्लिश नहीं किया, डर से कि लोग मेरे ऊपर भड़क जाएंगे। क्योंकि समाज में कुछ ऐसा चलता हुआ चीजें आ रही थी, बिलीफ स्ट्रक्चर चलते हुए आ रहे थे कि अगर मैं अपनी बात रखूंगा जो बाकी सबसे अलग है तो मैं गया। पर उन्होंने किसी और रिसर्चर, एल्फ्रेड रसल नाम के एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी ऐसी एक थ्योरी लिखी थी, उतनी स्ट्रांग नहीं थी वो, तो उनमें कॉन्फिडेंस आया कि ये बंदा कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। अदरवाइज बहुत घबराए हुए थे चार्ल्स डार्विन पब्लिश करने के लिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी उसमें मानती ही नहीं थी, मेजोरिटी कुछ और मान के बैठी थी। अब मेजोरिटी के अगेंस्ट जाओगे तो फिर भाई मुश्किल हो जाएगी। तो हो सकता है उनके साथ यही हुआ हो कि मेजोरिटी के साथ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी बात रख दी, मिटा दिए गए। कुछ भी हो सकता है। वैसे आपके हिसाब से क्या कंट्रीब्यूशन रहा चारवाक का इंडियन फिलोसफी के अंदर? मुझे लगता है चारवाक भी नहीं, सिर्फ चारवाक भी नहीं, जो भी नास्तिक दर्शन है ना, पर
नास्तिक दर्शन में भी जो बाकी 2 दर्शन हैं वो भी थोड़ा डॉगमा की तरफ अभी प्रेजेंट टाइम में बढ़ते चले जा रहे हैं। पर मैं कह रहा हूँ नास्तिक दर्शन का होना ज़रूरी ही इसलिए था ताकि डॉगमा ना हो। आप बहुत सारे यज्ञ देखोगे वेदों में। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैंने चारों वेद पूरे पढ़ लिए, बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। पर काफ़ी सारे कुछ ऐसा इसमें वर्णन है अश्वमेध यज्ञ का और बहुत सारे ऐसे यज्ञ हैं जिसमें कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं, मतलब जिसका कोई लेना-देना आज की डेट में नहीं है। जो डॉगमैटिक हैं, जो शायद उस टाइम पे भी लोगों को डॉगमैटिक लगे होंगे कि इसको करके इसका क्या रिलेशन है। अब जैसे कि अश्वमेध यज्ञ में क्या बोला जाता है कि एक घोड़े को जो है वो छोड़ दिया जाता है टेरिटरी में, खुला छोड़ दिया जाता है व्हाइट कलर के घोड़े को, और वो घोड़ा जहाँ तक घूमता है वो टेरिटरी उस राजा की हो जाती है जिसने वो घोड़ा छोड़ा था वाइल्ड टेरिटरी में। अगर वो किसी और को बिलोंग करती है तो फिर वो फाइट करेगा, ऐसे करेगा, और घोड़े की फिर बलि चढ़ा दी जाएगी, ऐसा ऐसा सब कुछ। अब ये नेसेसरी थोड़ी है। आज तो हम पॉलिटिकल सिस्टम्स में रहते हैं, हमारे पास यूएन है और इंटरनेशनल फोरम्स हैं ये सब डिसाइड करने के लिए ये सारे इश्यूज, तो हम थोड़ी ना अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो जो पेटा भी वाले आ जाएंगे। हाँ, तो जो भी चीज़ें अनइम्पोर्टेंट हैं तो उसको हटा दिया जाए। जो भी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, कंटिंजेंट है कि इसके ना होते हुए भी सेल्फ को जाना जा सकता है ना। अश्वमेध यज्ञ से सेल्फ के जानने का क्या रिलेशन? अगर उसका वेदों का निचोड़ ही उपनिषद है और उपनिषद में बताया अगर जाता है कि सेल्फ को जानो और उससे ही आगे बढ़ोगे, सेल्फ को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी है, तो उसको जान के खत्म करो। बाकी चीज़ें क्यों अभी तक इतना भार क्यों ढोते आ रहे हो? छोड़ दो, जो ज़रूरत नहीं है पीछे ही छोड़ दो। तो नास्तिक दर्शन का कंट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इसी मामले में रहा है कि उन्होंने जो भार है ना अननेसेसरी चीज़ों का, ये हटा दिया। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि जो बुद्धिस्ट और जैन दर्शन है, उनमें भी धीरे-धीरे टाइम आता गया, डॉगमा बढ़ता गया। जैन लोग जैन जैन फिलॉसफी जो है वो ईश्वर में मानती नहीं थी, पर उन्होंने जो तीर्थंकर थे, उनके 24 तीर्थंकर हुए, तो उन्हीं को ईश्वर बना दिया। आप मतलब इस तरीके से सोचो कि संत महावीर ने महावीर जो तीर्थंकर थे उनके 24 में, उन्होंने उंगली दिखाई रास्ता दिखाने के लिए कि इस रास्ते पे चलो, लोगों ने उंगली पकड़ ली, रास्ता नहीं देखा। तो डॉगमा वहां भी बढ़ता जा रहा है। पर मेरे हिसाब से तो नास्तिक दर्शन का मेन कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट जब उस प्राइम टाइम में वो थे तो यही था कि वो डॉगमा को हटा रहे थे जो 6 दर्शन कर रहे। आपके हिसाब से लिमिटेशन क्या है सबसे बड़ी इंडियन फिलॉसफीज की? कुछ कमियां ऐसी लगी हो जो कि यार इंडियन फिलॉसफी के अंदर आपको लगती हो कि यार ये कमियां हैं? लिमिटेशंस तो सब में होती है, तो आपको क्या लगा? इंडियन फिलॉसफी में ना पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि कंटेम्प्ररी टाइम्स में ना बहुत अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाया नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो उसके काफ़ी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं कि एक फ़िलॉसफ़ी को प्रॉपरली सर्वाइव करने के लिए ना, पर मैं इसको एज़ अ फ़िलॉसफ़ी देख के कह रहा हूँ, एज़ दर्शन की तरह नहीं देख रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि दर्शन वाला पार्ट अलग है। फ़िलॉसफ़ी की तरीके से अगर देखा जाए, तो कंटेम्परेरी टाइम्स में जहाँ वेस्ट में चीज़ें जिस तरीके से रैपिड रेट से हो रही थी, एक वेस्ट में एक फ़िलोसॉफ़िकल यूनियन था, उसको वियना सर्कल कहते थे। तो वियना सर्कल में बहुत, बहुत महान फ़िलॉसफ़र्स हुए। मतलब वो एक ऐसा टाइम था वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी के लिए, जहाँ वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी इतनी बड़ी हो गई दुनिया में कि वो टाइम गोल्डन पीरियड माना जाता है वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी के लिए। उसके अंदर बर्ट्रांड रसल, विटगेनस्टाइन, फ्रेगे, क्वाइन, एजे एयर, एडमंड गेटियर, ना जाने कितने ऐसे लोग थे जो आज आज जिसको हम पढ़ते हैं, एक-एक थ्योरी उनकी सबसे बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट, वो सारे एक साथ एग्ज़िस्ट करते थे उस टाइम पर। पर उस टाइम पे इंडिया में अब कुछ भी कह लो कि इंडिपेंडेंट नहीं थे हम, या फिर हम अंडर कंट्रोल थे, कॉलोनियल रूल था हमारे ऊपर, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, कुछ भी कहो। पर फिलॉसफी एज़ एन एक्टिविटी हमारे देश में उतनी आगे बढ़ नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे देश में फिलोसोफर्स थे, विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद थे, और श्री अरबिंदो थे, गांधी को भी एक तरीके से कई लोग फिलोसोफर कंसिडर करते हैं, टैगोर थे।
जे कृष्णमूर्ति हुए, ओशो। ओशो ओशो को मैं फिलोसोफर, मैं उस ट्रेडिशनल फिलोसफी में फिलोसोफर की तरह नहीं देखता, ठीक है, वो एक उसका भी एक अलग रीज़न है। पर जो भी उस टाइम फिलोसोफर हुए, राधा डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे जो प्रेसिडेंट रहे, वो भी फिलोसोफर हुए, उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी, पर इनका जो एम था ना वो इंडिया सेंट्रिक था। इंडिया सेंट्रिक इन द सेंस कि इंडिया उस टाइम किस फेज में था उस पर डिपेंड बहुत ज़्यादा करता था। एम एन रॉय हुए, दीनदयाल उपाध्याय हुए, के सी भट्टाचार्य हुए हमारे देश में, मौलाना आज़ाद भी कह रहे, इनका फोकस जो है ना इंडिपेंडेंस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड था। गांधी की फिलोसफी आप देखो, टैगोर की देखो, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की देखो, इनकी फिलोसफिकल वर्क्स में इंडिपेंडेंस और ये सब जो मूवमेंट्स हैं, मौलाना आज़ाद की फिलोसफी देखो, इसमें इसका बहुत ज़्यादा मेंशन होगा, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस पे। विवेकानंद की फिलोसफी आप देखो, उस टाइम में हमारे देश में एजुकेशन का स्तर बिल्कुल अच्छा नहीं था, लिटरेसी रेट पूरा खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट। तो आप जब श्री अरबिंदो जी की फिलोसफी देखोगे, विवेकानंद जी की फिलोसफी देखोगे, उसमें एजुकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। विवेकानंद की फिलोसफी को प्रैक्टिकल वेदांत कहते हैं कि वेदांत सिर्फ खोल के पढ़ने की चीज़ नहीं है, निकलो बाहर और काम करो। वो काम किस लिए ज़रूरी था? हमारे सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जिस तरीके से इंडियंस जो कंडीशन थी उनकी, उनके लिए ज़रूरी था बाहर निकलना, उनके लिए ज़रूरी था काम करना। बाहर निकलना मतलब, बाहर निकलना मतलब? बाहर निकलना एज़ इन कि उस टाइम फिलोसॉफ़िकल, सिर्फ़ फिलोसॉफ़िकल नहीं हुआ जा सकता था। उस टाइम सिर्फ़ फिलोसॉफ़िकल वर्क की ज़रूरत नहीं थी, उस टाइम सोशल वर्क, फिज़िकल वर्क की ज़रूरत थी। फिज़िकल लेबर फ़ोर्स चाहिए थी, इंटेलेक्चुअली भी और सोशल तरीके से भी ब्रिटिशर्स से फाइट बैक करने के लिए। विवेकानंद ने इसलिए अर्ज किया स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को कि सिर्फ किताबी मत रह जाओ, निकलो बाहर और काम करो देश के लिए। तो उनकी फिलॉसफी उस टाइम पर, जिस टाइम पर रसल और विटगेंस्टाइन वहाँ पे काम कर रहे थे, लिंग्विस्टिक्स में एनालिटिक फिलॉसफी चल रही थी, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, डेफिनेट डिस्क्रिप्शन, मैथमेटिक्स, उस पे आगे निकल रहे थे। हमारे देश में उतना ज़्यादा हमें मौका नहीं मिला, मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि उस टाइम पर इश्यूज़ कुछ और थे। और इसलिए मैं जब भी किसी को फ़िलॉसफ़ी पढ़ने के लिए रिकमेंड करता हूँ या कोई भी मेरे से पूछता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़िलॉसफ़ी जो है ना उसकी हिस्ट्री के साथ पढ़ो, कि उस टाइम पे उस जगह पे हो क्या रहा था। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वो क्यों हो रहा था। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ोगे तो बहुत उतना समझ नहीं आएगा। जो जर्मनी में उस टाइम हो रहा था, उसको ध्यान में लेके चलो, तब समझ में आएगा कि वो जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है। तो साइड बाय साइड चलती है फ़िलॉसफ़ी और हिस्ट्री। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये सेटबैक्स इस टाइप के कुछ हमारे देश में रहे, जो जिससे हम उतना आगे नहीं बढ़ पाए, एटलीस्ट ये इस टाइप की फिलॉसफी में जो प्योर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट वाली फिलॉसफी होती है, इसमें हम उतना जल्दी नहीं भाग पाए जितना वो लोग निकल गए आगे। अभी अपने स्वामी विवेकानंद जी की बात करी यार, उनके बारे में थोड़ा बताओ यार ऑडियंस को, कैसे थे वो और क्या रोल रहा था उनका वेस्ट में अद्वैत वेदांत को स्प्रेड करने के अंदर? कौन कौन लोग थे ऐसे हिस्ट्री में जो उनसे इंस्पायर हुए, उनसे मिले, कितने कितने लोगों की उन्होंने जिंदगी बदली? और ऐसी कोई स्टोरी जो आपने सुनी हो उनके बारे में जिसने आपको, मतलब उन्होंने जिसको पढ़ के आप ना इंस्पायर हो गए? एक्चुअली ना ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि मैं बचपन से ही स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बचपन में एक स्कूल में पढ़ता था, जो रामकृष्ण मिशन से एसोसिएटेड था। रामकृष्ण विवेकानंद जी के गुरु थे। रामकृष्ण उनका नाम था, माँ शारदा उनकी वाइफ का नाम था, और उन्होंने विवेकानंद जी को अपने अंडर ट्रेनिंग दी थी, पढ़ाया था, उनके गुरु थे वो। मैं उस स्कूल में पढ़ता हुआ आया। फिर मैं जिस कॉलेज में पढ़ा, वो भी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग 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 था, वो वहाँ भी कंटिन्यू रहा। फिलोसफी में मैं आया तो फिलोसफी भी पढ़ी विवेकानंद जी की। तो बचपन से ही मैं कनेक्टेड हूँ, मतलब वो कनेक्शन मेरा बचपन से ही बना हुआ है। और इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे को जो याद आती है ना, वो ये याद आती है कि विवेकानंद, मतलब ये एक इंटरेस्टिंग टर्नओवर मेरे लिए भी था पर्सनली लाइफ, क्योंकि मैंने विवेकानंद जी की जो फिलॉसफी या जितनी भी कहानियाँ उससे पहले पढ़ी थी, वो वर्क ड्रिवन थी, प्रैक्टिकल ड्रिवन थी, वो सब था। लेकिन जो कहानी मैंने
रिसेंटली सुनी, अब मुझे नहीं पता ये असली है या एनेक्डोटल है, मैं ओशो की अष्टावक्र गीता सुन रहा था, ठीक है? उसमें आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा कौन-सा उसका एपिसोड था, पर उसमें विवेकानंद की स्टोरी आती है कि जब विवेकानंद चाक यंग थे। चाकू हुँ, वाली? हुँ। नहीं, 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 नहीं। तो उसमें विवेकानंद जब यंग थे, तो वो हाँ, बहुत फिलोसॉफिकली एक्टिव थे बहुत ज़्यादा। डिबेट्स, आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इस सब चीज़ों में। रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा करते थे। तो कहीं भी जाते थे किसी से डिबेट करते थे कि ईश्वर है, नहीं है, ईश्वर है या नहीं है। तो हर जगह उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा था कि वो डिबेट करके ही आते थे, कई जगह जीत के ही आते थे। जहाँ जवाब नहीं मिलता था, घर जाते थे, पढ़ते थे, फिर हरा के आते थे ज़रूर। लेकिन ये उनका काफ़ी बड़ा शौक था। तो कई बार कई संतों के पास वो गए, पूछने के लिए कि ईश्वर है या नहीं? तो एक संत जिनके पास पहले वो गए, तो वो तो बड़ा घबरा गया कि ये क्या सवाल पूछ लिया, ईश्वर तो है। तो फिर उन्होंने डिबेट करी, वो तो संत जो है जवाब नहीं दे पाया। अल्टीमेटली विवेकानंद को कोई संतुष्टि हुई नहीं। विवेकानंद और आगे बढ़े, जैसे तैसे करके पहुंचे वो रामकृष्ण जी के पास। तो रामकृष्ण जी अपने छोटी से कुटिया में बैठे हुए थे, तो वो हुँ, पहुंचे। तो हुँ, कहते कि मैं ज़्यादा टाइम के लिए आया हूँ, मेरे पास एक सवाल है, क्या ईश्वर है, हाँ या नहीं? तो रामकृष्ण जी ने पहली बार पहले ही चीज़ उनसे बोली, क्या तेरे को अभी जानना है? तो विवेकानंद थोड़े इंटिमिडेट हो गए कि सबने मेरे को कन्विंस करने की कोशिश की, चल मैं इस तरीके से बताता हूँ, इस तरीके ऐसा तो किसी ने नहीं बोलना, अभी जानना है क्या? अभी बताता हूँ। तो वो थोड़ा इंटिमिडेट हो गए कि ये कौन है? हुँ, ये पहली बार। हुँ, तो इंटिमिडेट होके बोले कि हाँ, अभी जानना है। तो कहते कि मेरे साथ आके बैठ जा, मैं काफ़ी काम कर रहा था, सुबह से थक गया। मेरे सामने ये मैं लेट रहा हूँ, मेरे सामने अष्टावक्र गीता पढ़ी है, तू मेरे को बस ये पढ़ के सुना दे, जब तक मैं सो जाता हूँ। और कहा जाता है कि जब तक विवेकानंद ने वो अष्टावक्र गीता पढ़ी, उन्होंने जब वो उठे रामकृष्ण जी, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि मेरे सवाल का जवाब मेरे को मिल चुका है और अब मैं संतुष्ट हूँ और मैं आप मुझे प्लीज़ अपना स्टूडेंट बना लो। तो वॉव! ये मेरे को इसलिए इंस्पायर करती है क्योंकि हाँ, आज की डेट पहले की डिमांड जैसे कि मैंने बोला वो अलग थी। पहले की डिमांड जब विवेकानंद जी ने उस टाइम प्रैक्टिकल वेदांत की बात करी तो एक्चुअली देश के लिए वो सब करना ज़रूरी था, अभी भी है। पर मैं कह रहा हूँ आज हमें वापस से क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी भी ज़रूरी है और किताबें खोल के पढ़नी भी ज़रूरी है। हुँ, हम एथिस्ट्स हैं ट्रेडिशनल हुँ, सेंस में। हमारे हुँ, देश में बहुत सारे लोग अब हो रहे हैं, एक वेव आ रही है, मैं देख रहा हूँ। वो ज़रूरी है। उसके साथ-साथ एक्चुअली किस सेंस में हम एथिस्ट हैं वो भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो एथिज़्म की बात कर रहे हैं, कई सारे लोग, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के मैं बोलूँगा, जिस तरीके से वो एथिस्ट हैं, वो समझते नहीं है कि वो बाहर के सेंस में एथिस्ट हैं। हुँ, क्योंकि ईश्वर या वेस्टर्न रिलिजन्स के हिसाब से गॉड या ये सब जो है फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट हैं, थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। पर मैं कह रहा हूँ इंडिया में जब ये आता है तो ये सिर्फ़ ईश्वर जो है वो एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता। फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ इंडियन फिलॉसफी के अंदर, भारतीय दर्शन के अंदर वो दर्शन पे आ जाता है, सेल्फ को जानने का। तो अद्वैत जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो अद्वैत के हिसाब से अगर आप बोल दोगे कि आप ईश्वर मतलब ईश्वर तो एक टर्म है, सबसे हाईएस्ट जो रियलिटी है, इसको पर्टिकुलरली बोला जाए। अगर आप बोलोगे सबसे हाईएस्ट रियलिटी होने का कोई प्रूफ नहीं है, तो अद्वैत फिलॉसफी बोलेगी तो फिर तुम कौन बचे? फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तो इस सेंस में भी हमें खोल के पढ़ना ज़रूरी है कि हम एथिज़्म, थीज़्म, रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन किस सेंस में क्या बात कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में जब वेस्टर्न वर्ल्ड में ये काम मेरे को लगता है काफ़ी अच्छे से किया एलन वॉट्स ने। एलन वॉट्स ने आई थिंक जो 1892 की वो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें विवेकानंद ने स्पीच दी थी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने अद्वैत के बारे में बताया था, हिंदू धर्म के बारे में बताया था। उसको आई थिंक एलन वॉट्स ने सुना था
जहाँ तक मेरे को एलन वॉट्स की स्टोरी याद आती है, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था एलन वॉट्स के बारे में, मैं तब रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को पता चला कि एलन वॉट्स ने वो सुना था। तो एलन वॉट्स जो थे वो अद्वैत जो सोसाइटी थी न्यूयॉर्क में, उसके मेंबर भी थे। तो एलन वॉट्स ने फिर वही चीज़ स्प्रेड करी। एलन वॉट्स की का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा वेस्ट में अद्वैत को पहुंचाने का, तो मुझे ये लगता है। जो एलन वाट्स थे, उनका एक छोटी सी एक बात थी, कोट था शायद, वो लेटिंग गो का कोई कॉन्सेप्ट है, कोई है ऐसा एलन वाट्स का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, टोटल सरेंडर का, गो विद द फ्लो वाला सीन, कि हाँ kind है of। ना, ऐसा कुछ है। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ यार, कि हम ना, ये सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है, हमने एक गोल पकड़ के बैठ जाते हैं, और जब तक ये गोल नहीं मिलता ना, हम लोग ना बॉक्सिंग करते रहते हैं, फाइटिंग मारते रहते हैं सबके साथ। नदी ऐसे बह रही है, मैं उस उल्टी बहाव से जा रहा हूँ, ठीक है, और ये हर जगह हो रहा है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके करियर में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, हर जगह होता है। फिर एलन वाट्स आते हैं और वो कहते हैं भाई जाने देना यार, गो विद द फ्लो, सरेंडर कर दे। इसको थोड़ा समझाओ यार आज के यूथ को, जो हम लोग फाइटिंग बॉक्सिंग मारते रहते हैं, क्या पावर है, पावर ऑफ लेटिंग गो है क्या? मतलब जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल दिया ना, मेरे को लगता है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को, कि आप दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान भी लेकर आ जाओ, या दुनिया का बेस्ट स्विमर भी लेके आ जाओ, माइकल फेल्प्स भी अगर आ जाए, तो वो नदी के बहाव के उल्टे कितना ही बह कितनी देर तक करेगा। अगर नदी का बहाव है लेफ्ट से राइट, और माइकल फेल्प्स को उतार दो राइट से लेफ्ट, तो माइकल फेल्प्स भी कितने देर तक स्ट्रोक मारेगा उल्टी डायरेक्शन में? माइकल फेल्प्स भी थक जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान अगर कोई होगा, वो भी थक जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब ऑल इन ऑल, सिर्फ एलन वॉट्स का ही नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर आप बाकी लोगों को भी सुनो, जय कृष्णमूर्ति की भी अगर बात सुनो, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में वो भी बात करते हैं। ओशो ओशो ने बहुत बात करी है। इनफैक्ट ये मैं किताब पढ़ रहा हूँ अभी, ये ओशो की पढ़ रहा हूँ अभी, यहीं यहाँ। क्या नाम है? तो उल्टा दिख रहा है वैसे यहाँ पे। अच्छा, इसका नाम है अभी, यहीं और यह। अच्छा। मतलब क्या बोलेंगे इसको, राइट नाउ, राइट हेयर एंड दिस। तो ओशो ने भी काफ़ी बात करी है इसके बारे में, स्पेशली जो ईस्ट एशियन फिलोसफीज है ना, ताओइज्म, ये सब तो, जैन बुद्धिज्म, ये सब तो इसके बारे में इनका प्राइमरी फोकस होता है। कहने का मतलब इनका क्या है कि सेंट्रल टेनेट इसके अराउंड क्या है, एक चीज ये मानने की कि जिंदगी जो है ना, वो फिक्स्ड नहीं रहती है, वो बदलती है। हर मोमेंट बदलता है, हर मोमेंट पे चेंज आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जिंदगी यहाँ है और तुम भी यहाँ रहोगे सेम अलाइनमेंट में, तो फ्लो के साथ चलोगे। लेकिन जिंदगी यहाँ है, तुम यहाँ आ गए या फिर यहाँ आने की कोशिश की, तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि जो है नहीं उसके साथ स्ट्रगल करोगे तो एंडलेसली स्ट्रगल करते जाओगे। पास्ट था, है नहीं, था, एक सेकंड पहले भी था, अब उसके बारे में कुछ किया जा नहीं सकता। कितना भी स्ट्रगल कर लो, पूरी जिंदगी बिता दो, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे, चाह के भी नहीं कुछ कर पाओगे, जीत पाओगे ही नहीं पास्ट से। जो हो गया उसको नहीं बदल पाओगे, कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी बुद्धिमान हो। फ्यूचर को एंटिसिपेट कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन जो अभी हो उसी से निकल के अगला दिन आता है। एक ओशो के इनफैक्ट अगर हम बात कर रहे थे, तो ओशो ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करी थी इसी कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने कहा कि हम लोग कल बोलते हैं कि कल बेटर हो जाएंगे, कि आज तो सही नहीं था, कल से बढ़िया हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि कल कहाँ से आता है? कल मैजिकली थोड़ी आता है, कल आज से ही निकल के आता है, आज ही ट्रांसफॉर्म होता है कल के अंदर। तो अगर आज तुम्हारा प्रॉब्लमैटिक है, अगर तुम आज परेशान हो, तो तुम कल मैजिकली सही कैसे हो जाओगे? आज जो कॉज है वो, उसमें सफरिंग है, अगर कॉज में ही सफरिंग है तो इफेक्ट में सफरिंग कैसे नहीं होगी? जो हो वही तो बनोगे। आम का बीज बोओगे तो आम ही तो निकलेगा, अगर बीज खराब बोओगे तो खराब ही तो निकलेगा। तो वो इसलिए कहते हैं कि आज पे फोकस करो। आज पे फोकस क्यों करो? क्योंकि अगर आज सही हो तो कल भी आज ही बन के आएगा। कल कल नहीं आता, कल जो आता है वो भी आज ही बन के आता है। जॉन पॉल सात्र
अगर वेस्टर्न फिलोसफी की भी बात करूँ ना, उन्होंने कितना इतनी सुंदर तरीके से इसी चीज़ को इंग्लिश में एक लाइन में बोल दिया कि देयर इज नो टुमारो, देयर इज जस्ट वन डे। सिर्फ एक दिन होता है हमारी जिंदगी में, सुबह शुरू होता है, रात को खत्म हो जाता है। तो आज ही है, और सुबह शुरू होता है, रात में खत्म हो जाता है, सुबह शुरू होता है, रात में खत्म हो जाता है। एक ही दिन होता है हर इंसान के पास, बस। तो पॉइंट ये कि उस एक दिन की ही बात की जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि पास्ट है नहीं, था, तो अभी कुछ कर नहीं पाओगे। फ्यूचर है नहीं, होगा, तो उसका भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो फ्लो का मतलब सीधा सीधा यही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या होती है इसके बारे में, कि जब भी आप इमेजिन करो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, पूरे फोकस के साथ कर रहे हो, आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हो, आप पूरे फोकस के साथ सपोज वीडियो बना रहे हो या खेल रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो पूरे फोकस के साथ, तो आपने कभी रियलाइज किया है कि आप सेल्फ भूल जाते हो। आपको ये नहीं याद रहता कि आप कौन हो, आप उतना लीन हो जाते हो उस काम के अंदर कि आप भूल जाते हो उस टाइम के लिए कि अरे ये मैं यहाँ बैठा था। जब तक कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती तब तक आपको याद नहीं आता कि अरे यार, तो फ्लो उसको स्टेट में फ्लो कहा जाता है। वो फ्लो स्टेट स्टेट है। हाँ हाँ, वो है प्रेजेंट स्टेट। वो हो जाने की बात कही है। जितने भी लोग एलन वॉट्स की अगर बात करें, वो उस फ्लो स्टेट की बात कर रहे हैं कि जो कर रहे हो उसको ऐसे करो कि भूल ही जाओ कि तुम थे भी, वो काम ही बन जाओ। इस तरीके से उनके कहने का मतलब है, ये उसका हाईएस्ट एक तरीके से स्टेट है, कह सकते हैं इस चीज को। यार जब ये कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जियो, ठीक है, पास्ट को भूल जाओ। मान लो यार मैंने पास्ट में अभी अपने पापा को खो दिया कल, तो मैं पास्ट को कैसे भूल जाऊं यार? मैं कैसे भूल जाऊं पास्ट को? मैं प्रेजेंट में दुख झेल रहा हूं, मुझे पता है भाई मैंने खो दिया है उन्हें, तो मैं पास्ट को कैसे भूल जाऊं? वो वाला सीन मुझे समझ नहीं आता, ये वाला। बात पास्ट को भूलने की नहीं है, बात है पास्ट को एक्सेप्ट करने की। भूलना नहीं है आपको, भूलोगे तो स्ट्रगल कर रहे हो। भूलना मतलब स्ट्रगल करना। भूलने की कोशिश करोगे जितना, अब मैं बोलूं कि यार एक ना ब्लैक कलर का डॉग है, उसके बारे में सोचना मत। किसके बारे में सोच रहे हो? ब्लैक कलर के डॉग के बारे में। तो भूलने की कोशिश करोगे तो कुछ वो स्ट्रगलिंग फेज एंडलेस रहेगा। पास्ट को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस। जे कृष्णमूर्ति इसके बारे में काफी बात करते हैं, एक्सेप्टेंस के बारे में, कि जो है वो तो है ही, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता, उससे कम कुछ नहीं हो सकता। एग्जिस्टेंस इज, एग्जिस्टेंस इज के आगे कितने भी प्रेडिकेट लगाते जाओ, वो क्वालिटीज हैं, वो सब्जेक्ट टू चेंज है, पर एग्जिस्टेंस तो है, नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको एक्सेप्टेंस करनी है, इसको भूलना नहीं है। पास्ट में जो हो गया उसको भूलना थोड़ी है। भूलना तो एक कोलोकियल वर्ड हमने बना दिया कि उसको भूल जाओ। भूल जाओ कहने का मतलब ये है कि उसको एक्सेप्ट कर लो, जैसा था वो वैसा था, वो एक फिक्स्ड है। अब कोई भी चीज आपके सामने, कोई मान लो आपने दीवार पे एक पिक्चर लगा दी, अब आपने बोला कि अरे लगा के भूल गए, लगा के भूल गए, इसका मतलब ये थोड़ी उसकी एग्जिस्टेंस भूल गए। लगा के भूल गए का मतलब ये है कि आपने लगा दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये यहाँ पे लगी है, बस इससे ज्यादा क्या कर पाओ। एक्सेप्टेंस है। पर ऑब्वियसली वैसी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इंसान होते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड कितने ही होंगे, ऐसे कोई इंसिडेंट होता है, समझ में आता है कि सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कौन नहीं है जिसके साथ नहीं होता। पर ध्यान रखने की बात मेरे हिसाब से तो ये है कि जितनी जल्दी ये एक्सेप्टेंस आती है ना, उतनी जल्दी और उतना ज़्यादा टाइम मिलता है वापस आने का, उतना ज़्यादा टाइम मिलता है अभी जीने का, क्योंकि ज़िंदगी तो अभी है। ज़िंदगी न थी ना होगी, ज़िंदगी है और अभी जी रहे हो, और अभी नहीं जियोगे तो कभी जी नहीं पाओगे। सिंपल एज दैट। जो मेरा अगला क्वेश्चन है ना, उसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट तो मुझे ये बताओ कि जो रेने डेकार्टे की वो जो सबसे फेमस जो कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसको एक्सप्लेन करो। इसको ना बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं इंटरनेट पे, मतलब गलत कॉन्टेक्स्ट में समझ जाते हैं, वो अलग बात है। और सेकंड पार्ट इसका ये है कि ये कैसे एकदम बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे इंडियन फिलोसफी के उसको, क्योंकि बोला ये जाता है ना कि इंडियन फिलोसफी में थॉट के बियॉन्ड जाओ, एक्सपीरियंस करो। और यहाँ पे रेने डेकार्टे तो सोचने की बात कर रहे हैं, वो तो वही निष्कर्ष पे आ गए कि मैंने सोचा, मैं सोच सकता हूँ, मैं थिंक कर सकता हूँ, इस पर डाउट नहीं कर सकता, तो मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो पहले आई थिंक देयरफॉर आई एम का सही मतलब समझाओ कि रेने डेकार्टे क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे।
एंड देन सेकंड ये वाला। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कुछ भी समझना हो, कोई भी फिलॉसफी प्रॉपर्ली समझनी हो, तो आपको उसके आसपास की हिस्ट्री समझनी ज़रूरी है, उसके आसपास क्या हो रहा है वो समझना ज़रूरी है कि जो इंसान वो कह रहा है वो क्यों कह रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, किस बेसिस पे कह रहा है। तो बात होती है जब रेने डेकार्ट की ना, तो रेने डेकार्ट ने एक किताब लिखी मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी। उसके अंदर ये कोट आता है सेकंड मेडिटेशन के अंदर। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी एक किताब उन्होंने लिखी एक गोल के साथ। गोल ये था कि मैं अभी तक लाइफ में जो भी करता आया हूँ, जो भी मेरे बिलीव्स थे, मेरा नाम, आइडेंटिटी, काम, जो भी कुछ मैंने किया है, मैं उसको एक बार के लिए साइड रख दूंगा। एक कोरे पन्ने से शुरू करते हैं और बेसिक सिंपलिस्टिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं फिर से, कि जो भी मेरे दिमाग में बिलीफ है, जो भी मेरे दिमाग में थॉट है, सब साइड कर देता हूँ एक बार को, शुरू से शुरू करते हैं फिर से बैठ के। तो एक तरीके से उसने अपना एक रिटायरमेंट प्लान बनाया कि भैया मैं थक चुका हूँ अब जो करते करते, अब मैं घर में बैठूंगा आराम से और मैं फिर से शुरू करूंगा सोचना। ठीक है। तो इसके अंदर 6 पार्ट्स थे इस किताब के अंदर, 6 चैप्टर्स लगा लो, उसको हम 6 मेडिटेशंस कहते हैं। चैप्टर 1 को मेडिटेशन 1 कह दिया, चैप्टर 2 को मेडिटेशन 2 कह दिया। तो चैप्टर 1 में वो स्टार्ट करता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं, पर जैसा कि वेस्टर्न फिलॉसफी में ट्रेंड रहा है कि ये लोग थोड़ा इसके सेंट्रिक ज़्यादा होते हैं, सब्जेक्ट, मटेरियल। तो इसने सबसे पहले ये सोचा, इसने सबसे पहले सारी चीज़ों को नेगेट किया। फर्स्ट चैप्टर में इसने क्या किया कि मैं इसको भी भूल जाऊंगा इन द सेंस ये भी गायब है अभी के लिए, ये भी गायब है, ये भी गायब है, कुछ भी नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर में ये सही यही सब कहता है कि ये जो मेरे सामने टेबल चेयर पड़ी है ये भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है। अब स्टार्ट करेंगे। सेकंड मेडिटेशन में सबसे पहली चीज से शुरू करता है। क्यों? प्रिंसिपल समझते हैं कि अगर खुद होगे तो बाकी सब सब्जेक्ट्स देख पाओगे, इतना सिंपल है। अगर नोअर होगा तभी नोन ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यू है। नोन ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं है अगर नोन नहीं है तो, नोअर नहीं है तो उसने बोला कि चलो सबसे पहले खुद की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करते हैं, फिर बाहर जाएंगे। शुरुआत यहाँ से करते हैं पॉइंट से, फिर बाहर निकलते हैं। तो इस पॉइंट से शुरुआत करी, सेंट्रल पॉइंट से, सेल्फ के पॉइंट से, कि कौन ये आइडेंटिटी है भी या नहीं। तो सेकंड मेडिटेशन जो सेकंड चैप्टर है उसमें वो बहुत सारे ऐसे केसेस देता है जिसमें वो कहता है कि क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे मेरे को ऐसा लग सकता है कि मैं हूं पर मैं एक्चुअली नहीं हूं। कि सपोज एक ब्रेन है, खास सिर्फ एक ब्रेन है, उस ब्रेन को किसी एक लिक्विड में डाल दिया, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल दिए और उसको एक्सपीरियंसेस करवाए जा रहे हैं। हो सकता है ये सब वही हो रहा हो सकता है वही ब्रेन ही हो और ये सब हो रहा हो, सिमुलेशन हो, सिमुलेशन हो, या फिर मैट्रिक्स जैसा कोई केस हो, या फिर कोई इविल डीमन हो, कोई शैतान हो जो ये सब करवा रहा है मेरे को जानबूझ के ऐसे सोच रहा है। या हो सकता है मैं सोया हुआ हूँ, कि सोते हुए सपने भी आते हैं, सपने हमें दिखाई पड़ते हैं, तो सपनों में भी सब कुछ ऐसा ही लगता है, तो सपना भी हो सकता है। कैसे पता कि मैं हूं? तो उसने बोला इन सब के पीछे जो सेंट्रल थीसिस है वो ये है कि मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं। क्यों हूं मैं बताता हूं। क्योंकि सोचना एक सब्जेक्टिव एक्टिविटी है, इन द सेंस कि भले ही मैं गलत सोच रहा हूं पर सोच तो रहा हूं। भले ही मेरे को ड्रीमिंग एक्सपीरियंस आ रहा हो, ड्रीमिंग एक्सपीरियंस किसको आ रहा है? कोई है जिसको आ रहा है, ठीक है। भले ही मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी ब्रेन को एक ब्रेन इन अ वैट डाल दिया, सिमुलेशन में डाल दिया, मैं ये सोच रहा हूँ, थॉट तो है। तो ये थॉट किसको है? तो सबसे पहली चीज सर्टेन क्या हुई, एस्टैब्लिश हुई कि थॉट है। भले ही मैं ये सब जो मैं सोच रहा हूँ कि ये सब क्या क्या हो सकता है जिसमें मेरे को लग सकता है कि मैं हूँ लेकिन मैं एक्चुअली नहीं हूँ, ये सब थॉट्स हैं। तो थॉट तो है, तो थॉट तो है, तो थॉट अगर है तो थिंकर उससे साथ एस्टैब्लिश होगा ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं, इतना पता चल गया। ये इसका एग्जैक्ट मतलब है। तो अब कुछ लोग इसको पता नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह देखने लग जाते हैं कि
मैं अमीर हूँ तो मैं अमीर सोच सकता हूँ अपने आप को, तो मैं अमीर हूँ, या फिर पता नहीं क्या-क्या इसका कौन-कौन से वर्जन बना दिए। बट हुँ। सिम एकदम फाउंडेशनल बेसिस पे इसका मतलब ये है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। तो उसने इस बेसिस पे की। पर इसमें मेरे को एक प्रॉब्लम ये दिखती है कि इसने अभी भी एक जनरलाइज़ेशन की कि ये मुझे थॉट आ रहा है। हाँ। जनरलाइज़ेशन है कि मुझे आ रहा है थॉट, कि मैं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि थॉट है और थिंकर एग्ज़िस्ट कर सकता है। पर ये थिंकर मैं हूँ, ये एस्टैब्लिश नहीं है। ख़ैर डेकार्ट ने ये जनरलाइज़ेशन की कि मुझे थॉट आ रहा है इसलिए मैं हूँ। मेरे हिसाब से सेल्फ का सर्टेनिटी इससे भी नहीं आती, क्योंकि थॉट है, हमें इतना पता है कि कुछ थॉट है, कुछ सोच है। हुँ, मैं सोच रहा हूँ ये नहीं पता है मुझे, क्योंकि मैं की तो हुँ, आइडेंटिटी अभी एस्टैब्लिश हुई नहीं है, थॉट है सिर्फ। और थॉट के रिलेटेड एक थिंकर होगा, वो थिंकर कोई भी हो सकता है, मेरा अलावा भी कोई हो सकता है मैं ना हूँ। तो वो एब्स्ट्रैक्ट बेसिस में ये प्रॉब्लम है। पर इंडियन फिलॉसफी में जब इस कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं ना, उसमें सेल्फ एक अलग मतलब रखता है। क्या मतलब रखता है? जैसा कि मैंने बोला कि उसने, क्योंकि वो वेस्टर्नर था, वेस्टर्नर में वेस्टर्न फिलॉसफी अलग तरीके से चलती थी, सब्सटेंसेस को बहुत ज़्यादा भाव देते हैं वो लोग, कुछ लोग ने नहीं दिया, पर मटीरियलिज्म डोमिनेंट है बाहर काफ़ी। वेस्टर्न फिलॉसफी में मटीरियलिज्म सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहा है। इंडियन फिलॉसफी में सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा सुप्रीम इम्पोर्टेंस का। तो उसने अपने हिसाब से सोचा कि उसने सेल्फ को कंटेन कर दिया एक सब्जेक्टिव आइडेंटिटी में, कि हुँ, हुँ, मैं हूँ और मेरे को मैं सोच सकता हूँ कि ये इस दायरे में अपने आप को लिमिट कर दिया, ये जो सब ये ऊपर से नीचे तक है। इंडियन फिलॉसफी में जो सेल्फ है ना, उसका दायरा ये नहीं है, उसका दायरा शरीर नहीं है, उसका दायरा थॉट नहीं है। सेल्फ का मतलब इंडियन फिलॉसफी में, स्पेशली अगर सेल्फ अगर देखा जाए तो अलग अलग स्कूल्स ने अलग अलग तरीके से भी आइडिया दिए इसके। बुद्धिस्ट लोगों ने अलग से दिया, वेदांतियों में भी अलग अलग वेदांतियों ने अलग अलग आइडिया दिए। अद्वैत से अगर शुरू करूं तो अद्वैत ने हुँ, कहा कि तुम नॉन डुअल हो। नॉन डुअल हुँ, अद्वैत का मतलब होता है नॉन डुअल। अब ध्यान रखने की बात, नॉन डुअल का मतलब वन नहीं होता, हुँ, डुअल का मतलब दो होता है, नॉन डुअल मतलब दो नहीं है, सिंपल। अच्छा। ठीक है, हुँ, नॉन डुअल का मतलब ये नहीं कि एक है, नॉन डुअल मतलब दो नहीं है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ क्लेम नहीं किया जा रहा है कि एक है, मतलब फिर वो उसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं, उसको नॉन डुअल बोला जाता है, क्योंकि डुअलिटी नहीं है। अब डुअलिटी नहीं है, किस किस चीज़ में डुअलिटी नहीं है? जब हम दर्शन पढ़ते हैं तो दो चीज़ें हमें पर्टिकुलरली दिखाई देती हैं। क्या? एक पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष या प्रकृति का मतलब है, पुरुष मतलब कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस प्रोसेसेस, और प्रकृति मतलब फिजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल स्टफ। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो डेकार्ट ने डुअलिज्म डाला, मेंटल फिजिकल डुअलिज्म, एक तरीके से वो, लेकिन मेंटल फिजिकल उसका बहुत ज़्यादा रिड्यूस डाउन वर्जन है। तो पुरुष प्रकृति का मतलब कॉन्शियस फोर्सेस और फिजिकल फोर्सेस, प्रकृति में ये सब कुछ आ गया, ये शरीर भी प्रकृति में आ गया क्योंकि फिजिकल है। तो अद्वैत कहता है कि ये नॉन डुअल है, कि ये जो प्रकृति बाहर दिख रही है ना, ये एक्चुअली है नहीं, ये माया है। ओके। ये दिख रही है कि है, पर ये है नहीं। और जो पुरुष है, पुरुष को उन्होंने ब्रह्म कहा। हर फिलॉसफी का, हर दर्शन का उस सुप्रीम रियलिटी को डिनोट करने का टर्म थोड़ा थोड़ा अलग रहा है। तो उन्होंने, अद्वैत वालों ने कहा कि ब्रह्म है, या फिर वेदांतियों ने टोटल बोला कि ब्रह्म है। तो शंकराचार्य जी जो अद्वैत के प्रोपाउंडर रहे, उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य है और जगत जो है, यानी कि प्रकृति एक तरीके से जो है वो मिथ्य है। मिथ्य यानी कि, मिथ्य यानी ये मतलब नहीं है फॉल्स है। मिथ्य का मतलब इल्यूजन की तरह दिखता है, कि लगता है कि वो है पर है नहीं। अब इसका, इसके क्या मतलब हो सकते हैं? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नॉन डुअल है, तो ये जो पुरुष है, जो कॉन्शियस फोर्स है, इसकी वजह से बाहर सब प्रोजेक्शन दिखता है। हुँ, तो कहने का मतलब सेल्फ यहाँ पे
एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर प्रोजेक्शन दिख भी रहा है तो ये सारा प्रोजेक्शन भी तो मैं ही हूँ। अगर प्रोजेक्शन है, मतलब कहने का मतलब कि पुरुष जो है यानी कि कॉन्शियस फोर्स जो है वो सच है, और जो फिजिकल सब्सटेंस है, जो दुनिया है, वो झूठ, वो इल्यूजन है, वो है, लग रही है कि है लेकिन है नहीं। तो अगर लग रही है कि वो है, तो वो किसको लग रही है? कॉन्शियस फोर्स को लग रही है, कॉन्शियस मटेरियल को लग रही है। तो अल्टीमेटली वो जो इल्यूजन दिख रहा है, जो प्रोजेक्शन हो रही है, ये भी तो कॉन्शियस फोर्स का ही पार्ट है। तो सब कुछ एक हो गया, तो सब कुछ मतलब इट इज सिंपली वन थिंग, एक ही चीज है। यही कॉन्शियस फोर्स है जो आउट बाहर प्रोजेक्ट कर रही है अपने ही मटेरियल की वजह से, अपने ही वजह से बाहर प्रोजेक्शन डाल रही है, और बाहर की प्रोजेक्शन भी एक्चुअली उसके यहीं की ही है, कॉन्शियस फोर्सेस है। तो सेल्फ जो है, अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सेल्फ सिर्फ ये नहीं है शरीर, तो फिर ये सब कुछ सेल्फ है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मटेरियल है, ये भी मटेरियल है। अगर बॉडी, तो ये सामने सब कुछ जो है, पेड़ पौधे पक्षी, ये भी तो मटेरियल है। तो वो पूरी तरीके से उन्होंने पूरी इस चीज को सेल्फ कह दिया। इसलिए जब हम कई बार आजकल जो फैंसी टर्म स्पिरिचुअलिटी में यूज करते हैं, या फिर जो नए थॉट प्रोसेसेस में आते हैं, जो उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया से एक हो जाओ, द यूनिवर्स इज यू, यू आर द यूनिवर्स। तो कहने का मतलब उनका यही है, एक तरीके से डम डाउन उसको कर रखा है चीज को, कि वो सेल्फ आइडेंटिटी है अद्वैत दर्शन में। पर द्वैत दर्शन में अलग है। माधवाचार्य जो थे द्वैत दर्शन के, उन्होंने कहा कि नहीं, ईश्वर एक अलग चीज है, तुम एक अलग चीज हो। पर जो ये जगत है, ये इल्यूजन भी नहीं है, ये एक अलग चीज है भाई। तुम कॉन्शियस फोर्स हो, भले ही शरीर नहीं हो, भले ही इसमें लिमिटेड नहीं हो, पर सिर्फ कॉन्शियस फोर्स हो, लेकिन ये रियल है। ये सब बाहर जो है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। और तुम जो है वो परमात्मा, अगर इतना बड़ा है तो तुम इतने हो। तो मतलब ऐसे एक तरीके से अगर जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, तो तुम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हो, जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मिल जाएगी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जाके। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस अगर समुद्र है, तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एक ड्रॉप हो गई। तो द्वैतवादियों ने ये कहा कि डुअलिस्टिक नेचर है। विशिष्ट अद्वैत वाले अलग तरीके से कहते हैं कि आप एक्चुअली हो तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ही, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म कहते हैं उसको, विशिष्ट अद्वैत को, कि क्वालिफिकेशंस हैं उस सुप्रीम रियलिटी में। बुद्धिस्ट ने इसको, अलग अलग बुद्धिस्ट ने अलग अलग तरीके से परसीव किया। शून्यवादियों ने जीरो के फॉर्म में, कि मतलब शून्यवादी कहते हैं कि कुछ है ही नहीं, वही तुम हो, मतलब द सेल्फ इज नॉन एग्जिस्टिंग। तो कुछ शून्यवादी जो बुद्धिस्ट होते हैं, नागार्जुन जैसे, तो वो कहते हैं कि शून्य है, मतलब एक तरीके से नाइलिस्टिक अप्रोच है अगर सिंपलर वर्ड्स में कहा जाए तो। पर वो कहते हैं कि सेल्फ है ही नहीं। तो पर उनका जो सेल्फ कहने का मतलब है, वो इस दायरे में रिलेटेड नहीं है। हालांकि जो डेकार्ट ने आई थिंक देयरफॉर आई एम बोला था ना, वो सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड था, इस शरीर तक लिमिटेड था, इस ये थॉट से लिमिटेड था। जब भारतीय दर्शन में आ जाते हैं तो ये शरीर का कोई मायना नहीं रह जाता ऑलमोस्ट। स्पेशली आस्तिक दर्शनों में तो शरीर कोई मायने नहीं रह जाते हैं लगभग। वो शरीर को मानते ही नहीं है, कि मतलब कुछ लोग रियल मानते भी हैं तो उसको बस एज अ मीन्स मानते हैं कि ठीक है, यहाँ तक था, मौत मृत्यु तक एक शरीर था, बस इतना बहुत है। सेल्फ, इसके आगे कॉन्शियस फोर्स जो है वो है। अब ये बेसिकली फर्क है इसमें। मतलब अद्वैत वेदांत के हिसाब से सच एक ही है, वो है एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस जिसकी आप बात कर रहे हो, और बाकी जितना भी कुछ हो रहा है वो जो हम देखते हैं वो एक इल्यूजन है, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। और जो हम लोग सेल्फ को जानने की बात करते हैं अद्वैत वेदांत में, मतलब कि वो इल्यूजन हमें पता चल जाए, हम रियलाइज कर जाए कि ये सब कुछ इल्यूजन है, वो हो जाती है सेल्फ डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत। एम आई राइट? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब वो कह रहे हैं कि सब कुछ एक नहीं है, ऐसा नहीं बोला। क्योंकि देखो, इसलिए अद्वैत में जब हम सुप्रीम रियलिटी को डिनोट करने की कोशिश करते हैं ना, तो आदि शंकराचार्य ने बोला कि इसको नेति नेति के फॉर्म में बोलो। कि नेति नेति मतलब, जैसे अगर मैं बोलूं कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, ब्रह्म जिसको बोला गया, कि क्या ब्रह्म जो है वो ईश्वर है? तो उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्म ईश्वर नहीं है। तो फिर बोले कि क्या ब्रह्म XYZ है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो भी नहीं है। तो
उन्होंने उसको पॉजिटिव एप्रीहेंशन नहीं दिया, पॉजिटिव इंस्टेंशिएशन नहीं दिया उसको कि वो क्या है। उन्होंने ये बताया कि जो भी सवाल उसके बारे में पूछा जाए वो चीज़ नहीं है, यहाँ तक लिमिटेड ओके। रखा। मतलब उसकी जो भी आइडेंटिटी दी वो सिर्फ नेगेशन के टर्म्स में दी कि क्या सुप्रीम रियलिटी ये है, उन्होंने बोला कि ये भी नहीं है। क्या सुप्रीम रियलिटी वो है, नहीं वो भी नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सुप्रीम रियलिटी एक है, इतना कह सकते हैं कि सुप्रीम रियलिटी है। क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है वो सब माया है, जो सब नहीं है वो सब माया है। तो आप जो भी जितनी भी चीजें एट्रीब्यूशन बोलते जाओ, सामने से जवाब आएगा कि नहीं है, और वो जो नहीं है की लिस्ट बनी वो समझ लेना वो सब माया है। ओके। हाँ, तो क्या आंसर तक पहुंचेंगे फिर इस तरीके से हम कभी नीति नीति करते करते? आंसर तक पहुंचने की बात ही नहीं है, वही पॉइंट है अद्वैत का कि आंसर, क्योंकि फिर वही शब्दों, जब हम वर्ड्स में आ जाते हैं कि थॉट में आ इसलिए, जाएंगे फिर हम। हाँ हाँ हाँ। इसलिए मैंने कहा था कि इंडियन फिलोसफी को फिलोसफी कहना थोड़ा अन्याय है, इसलिए उसको दर्शन कहा जाना चाहिए। दर्शन वाओ। मतलब देखना, ठीक है। ये वापस जाके वहीं पे कनेक्ट होगा कि दर्शन इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वर्ड्स और फिलोसफी में इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि जहां आपने वर्ड डाल, अब आप बोलोगे कि जैसे कि सपोज कि वो मैं हूं, तो यहाँ भी डुअलिटी आ गई कि वो सुप्रीम रियलिटी मैं हूं, वो सुप्रीम रियलिटी मैं हूं, दो चीजें हो गई, फिर प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि ये शब्दों से आगे जाकर है, इसलिए फिर वही जब कहा जाता है कि जब सुप्रीम रियलिटी होती है तो फिर वही होती है, फिर और कुछ नहीं होता। हालांकि ये कहना भी वो नहीं है, क्योंकि वो होती है और कुछ नहीं होता, यानी कि मैंने बोल दिया कि ये कंटिजेंट है और कुछ नहीं होने का मतलब वो हो भी सकता था, पर फिर वो बोलते हैं कि वही है बस। इस तरीके से मतलब वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये एक्सपीरियंस वाली, ये शून्यवादी, हाँ रियलाइजेशन वाली चीज है। हाँ, शून्यवादी बुद्धिस्ट के साथ भी ऐसा ही है, वो भी निर्वाण को डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि निर्वाण क्या है। आप गौतम बुद्ध से कुछ सवाल पूछे गए जब, तो वो कुछ 10-12 सवाल ऐसे थे जिसपे वो शांत रहते थे। कुछ लोगों का मानना है कि शांत इसलिए रहते थे क्योंकि अननेसेसरी था जवाब देना। उनसे पूछा जाता था कि क्या रीबर्थ होता है मरने के बाद, क्या ईश्वर होता है, तो वो शांत रहते थे, ना हाँ बोलते थे, नहीं भी नहीं बोलते थे, वो शांत रहते थे बस। लेकिन बुद्धिस्ट तो मानते हैं यार रिबर्थ को, मानते हैं वो तो। बुद्धिस्ट रीबर्थ वही में डिपेंड करता है कि कौन से रीबर्थ के, कौन से बुद्धिस्ट स्कूल को आप फॉलो कर रहे हो। कुछ बुद्धिस्ट मानते हैं कि इस चीज का कॉन्सेप्ट आता है जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, इसको कहते हैं भारतीय दर्शन में। जीवन मुक्ति कहते हैं कि जो जीवन है उसमें रहते रहते ही मुक्त हो गए, अद्वैतवादी अच्छा। इसको मानते हैं। और हाँ। विदेह मुक्ति कहते हैं कि शरीर खत्म उसके बाद हो गई मुक्ति, वैसा। लेकिन लेकिन सोल नहीं होती है इनमें, है ना? सोल को नहीं मानते लोग, सोल को बुद्धिस्ट लोग नहीं मानते हैं। तो फिर ये रिबर्थ रीबर्थ कुछ रिबर्थ लोग वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। मतलब वो कहते हैं, ये डेविड ह्यूम एक फिलोसोफर थे वेस्ट में, उनसे काफी ज्यादा रिलेटेबल है। डेविड ह्यूम का भी यही मानना था कि जो सेल्फ होता है वो कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। कि क्या एक समझूं मैं कॉन्शियसनेस इसको? की, कहने का मतलब कि अच्छा बुद्धिस्ट टर्म्स में समझाता हूँ। तो बुद्धिस्ट टर्म्स में इन्होंने एक 12 पॉइंट्स का एक वो दिया, एक कैसे बताऊं, एक प्रोसेस दिया कि ये जो 12 पॉइंट्स हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होते हैं और ये सर्कुलरली चलते हैं। उन्होंने बोला कि इसका मैं संस्कृत और वो कैसे बोलते थे वो मेरे को याद नहीं आ रहा, वेदना तृष्णा जाति भाव ऐसे करके कुछ लिस्ट है लंबी सी 12 पॉइंटर्स की। वो कहते हैं कि जन्म क्यों होता है, तो उसका जवाब आता है कि जन्म इसलिए होता है क्योंकि मुझे प्यास है जन्म लेने की। क्यों है प्यास, क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड में प्लेजर आ रहा था। तो क्यों है प्लेजर, फिर वो वापस जाते हैं क्योंकि मैं एक शरीर में था और मैं चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था। अच्छा, चीज़ों को एक्सपीरियंस क्यों कर रहा था, क्योंकि मेरे पास सेंसेस थी, शरीर था। तो उसके ऐसे ऐसे करके जाते हैं, फिर वो उस चेन को गोल घुमा देते हैं कि मतलब एक तरीके से वो सर्कल बन जाता है कि जीवन क्यों है। शुरुआत दुख से करते हैं एक्चुअली, कि दुख क्यों है। वो कहते हैं दुख इसलिए क्योंकि जीवन है, जीवन नहीं होता तो दुख नहीं होता। जीवन क्यों है, जीवन इसलिए क्योंकि प्यास थी जीवन की। और जीवन की प्यास क्यों थी, क्योंकि सेंसेस से
जुड़ाव था, ऑब्जेक्ट से जुड़ाव था कि ये कुछ खा लूँ बढ़िया सा, कुछ देख लूँ अच्छा सा। वो क्यों था? क्योंकि सेंसेस थी। सेंसेस क्यों थी? क्योंकि शरीर था। शरीर क्यों था? क्योंकि माइंड था। ऐसे-ऐसे करके वो एक 12 पॉइंटर्स का एक लिंक बनाते हैं और उसको सर्कुलर बना देते हैं कि ये क्यों था? क्योंकि ये था। फिर ऐसे सर्कल में चलता रहता है। तो वो एक तरीके से एंडलेस लूप कह लो, जब तक निर्वाण नहीं होता। निर्वाण मतलब उस चेन से बाहर निकलना। क्या सोच रहा था मैं, हाँ यार, एक फ्रेडरिक नीत्शे के ऊपर मेरे मन में एक सवाल आ रहा था। हुँ। उनका एक कोट था यार कि औरत को बनाना भगवान की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे आपने कोट सुने होंगे फ्रेडरिक नीत्शे के। हाँ, क्या वो काफ़ी। मिसोजिनिस्ट थे यार? क्या वो मिसोजिनिस्ट थे? क्योंकि औरत को लेके ना वो काफ़ी चिड़चिड़े रहते थे, फ्रस्ट्रेट रहते थे, और काफ़ी कुछ कंट्रोवर्शियल कोट्स मैंने पढ़े हैं उनके इंटरनेट पे। तो क्या वो मिसोजिनिस्ट थे? अगर नहीं थे, क्या हम उनको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं? क्या बात थी? बताओ यार एक बार आप। नीत्शे ना मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वेस्टर्न फिलॉसफी में। मतलब कई लोग तो स्टार्ट भी नीचे से करते हैं, पर करना तो नहीं चाहिए, फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं बाद में जाके। पर पॉइंट ये है कि नीचे मिसोजिनिस्ट एक तरीके से पुराने सेंस में देखा जाए तो हाँ, मतलब जो उनकी राइटिंग से एटलीस्ट हमें पता चलता है। तो अब उनका राइटिंग स्टाइल भी ऐसा था एक तरीके से कि काफ़ी सटायरिकल है, काफ़ी कई जगह पर। काफ़ी एक इस तरीके से लिखा हुआ है जहाँ पे आपको लगेगा कि ये क्या मॉकरी हो रही है, मज़ाक उड़ाया तंज जा रहा है कसते थे किसी वो, चीज़ का। तंज हाँ, कसते थे वो। हाँ, तो इसको भी डिसाइफ़र करना एक एक लेवल का टास्क है, बट जो उस टाइम और स्पेशली उनके बाद सिमोन डे beauvoir या फिर और जो जितने फेमिनिस्ट हुए, उनके आइडियल्स में तो उतना फिट नहीं होते थे नीचे जनरली अगर देखा जाए तो उनकी फिलॉसफी में। मिसोजिनिस्ट कहना अब टाइम्स मेरे को लगता है कल्चर और टाइम का भी डिफरेंस होता है। अब आप बोलोगे आज से 500 साल पहले जो इंसान स्लेव रखता था, क्या वो खराब इंसान था? अब मॉरली। इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं भी इसलिए इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो इंसान बचपन से बड़ा ही वैसे वो देखते हुए हुआ था। वो इंसान बड़ा ही देखते हुआ था कि स्लेव रखे जाते हैं तो रख ठीक ही होगा। अब आज जैसे आज की डेट में हम सब लोग हाउस हेल्प्स रखते हैं, मेड्स रखते हैं, ठीक है? हो सकता है 100 साल बाद जाके इसको कुछ तरीके की प्रॉब्लम कंसिडर की जाए, इसको किसी तरीके का अ, कुछ और कंसिडर किया जाए कि गलत बात है। वो मॉरल्स टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज होते हैं। तो अगर प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आप कितने सारे लोगों को मिसोजिनिस्टिक बोल सकते हो। चाणक्य जो थे जिन्होंने वो लिखी थी अर्थशास्त्र, जो चाणक्य नीति वगैरह जिनकी किताब है। आप उनकी राइटिंग्स अगर देखो चाणक्य नीति की तो आपको वही लगेगा कि वो कितनी मिसोजिनिस्टिक है। पर देखा जाना स्मैम। चाहिए कि क्या उस टाइम मिसोजिनी का कॉन्सेप्ट क्या था? उस टाइम विमेन को किस तरीके से देखा जाता था? तो उस टाइम नॉर्म वो बन चुका था। तो कल्चरल और टाइम के हिसाब से मुझे लगता है कि चीज़ों को लेबल देना अच्छा रहेगा। तो इस टाइम के हिसाब से अगर कंसिडर किया जाए तो हाँ, कह सकते हैं एक तरीके से मिसोजिनिस्टिक अप्रोच की हो सकती है और हो सकता है पर्सनल लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस की वज़ह से उनकी लाइफ़ में कुछ बंदे को ऐसा रहा हो। प्यार नहीं मिला, प्यार नहीं मिला हाँ, यार बंदे को। हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि उनके टाइम पे और फिलोसोफर्स भी थे, जो जो इस तरीके की बातें नहीं लिखते थे। हो सकता है पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो, बट वही कह रहा हूँ कि आज के लेंस से पुराने कल्चर और वैल्यूज़ को जज करना थोड़ा मुश्किल है। गलत है या मुश्किल है? मेरे हिसाब से मुश्किल है, गलत तो नहीं मैं बोलूँगा क्योंकि हम उसको एग्ज़ाम्पल लेके आगे बढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मुश्किल है जज हुँ, करना। हुँ। वैसे मुझे लगता है फ्रेडरिक नीत्शे ने संदीप रेड्डी वांगा की कुछ मूवीज़ वगैरह देख ली होगी। अरे यार! ये हो सकता है। नीचा को हो ब सकता है, क्या पता मतलब अगर आज होते तो शायद अच्छी लगती। अच्छी एनिमल मूवी को तो बिल्कुल वो 5 आउट ऑफ 5 देते, या वो 10 हो आउट ऑफ सकता 10 है अच्छी लगती। आईएमडीबी पे रेटिंग देते, या यार एनिमल मज़ा आ गया मूवी आपसे में बात। उनका हाँ, मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट भी रीइन्फोर्स होता है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है देख के, मुझे ऐसा लगता है। मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट कौन-सा वाला समझाना मेरे को इसका? क्या मतलब मास्टर है? स्लेव कॉन्सेप्ट उनका
मतलब एक आइडियोलॉजी थी कि मास्टर आइडियोलॉजी कैसी चलती है, स्लेव आइडियोलॉजी कैसी चलती है, स्लेव मतलब मास्टर स्लेव अच्छा है बुरा के तरीके से नहीं कि मास्टर बुरा है और स्लेव मतलब मास्टर खराब इंसान है, स्लेव बेचारा है वो। उन्होंने मेंटालिटी की बेसिस पे बात की कि मास्टर आइडियोलॉजी क्या होती है, स्लेव आइडियोलॉजी क्या होती है, स्लेव आइडियोलॉजी के क्या क्या खास बातें होती हैं। जैसे स्लेव आइडियोलॉजी जो होता है बहुत ज़्यादा लेबरस होता है, मतलब फिजिकली काफ़ी लेबोरियस होता है और रेगुलर होता है। मास्टर जो होता है उसके अंदर खराब क्वालिटीज, जैसे उसके अंदर अच्छी लीडरशिप की वगैरह की क्वालिटीज बताई उन्होंने, तो उन्होंने बोला खराब क्वालिटीज इन द सेंस की मास्टर काफ़ी ज़्यादा लेजी हो जाता है। हेगेल के डायलेक्टिक में भी अगर आप पढ़ोगे तो इसी तरीके की एक मास्टर स्लेव डायलेक्टिक एक अलग से चीज़ है, वो भी काफ़ी इंटरेस्ट, तो मतलब वैसा है कॉन्सेप्ट। मतलब ये कह रहा है कि कोई बंदे कुछ होते ही सबमिसिव है उनके अंदर, मतलब वो प्रोग्राम्ड ही इस तरीके से होते हैं वो कि वो सबमिसिव होते हैं, उन पे कोई भी आप रूल अप्लाई कर लो, मतलब कुछ भी बोलो कर लेंगे, और कुछ लोग होते ही डोमिनेंट है, ऐसा कुछ है? काइंड ऑफ इस तरीके से देखा जा सकता है। बट वही है मतलब आई थिंक वो पोटेंशियल हर एक में मानते हैं कि मतलब अब वो एक तरीके से वो भी एनलाइटनमेंट की बात करते हैं नीचे। एनलाइटनमेंट थोड़े मटेरियलिस्टिक टर्म्स में कि वो कहते हैं कि मास्टर स्लेव से ऊपर उठो, कोई सुपरमैन बनो, हायर वर्जन ऑफ उबरमेंश बनो, हायर वर्जन, हाँ खुद उबरमेंश का। बनो। तो वो भी एक तरीके की एनलाइटनमेंट है, हाँ कह सकते हैं एक तरीके से। तो भाई यार मजा आ गया आज बात करके, ठीक है। वैसे मैं बहुत कुछ सोच के आया था, और क्योंकि अभी हमने बात, मुझे लगता है हमने शायद करी भी नहीं है बात हमने ढंग से, हाँ मेरे क्योंकि को मैं भी बहुत ऐसा ही कुछ लगा। सोच के आया था। हाँ हाँ। तो कोई नहीं यार, फ्यूचर में एक करेंगे यार, मिलते जुलते रहेंगे अब तो, बिल्कुल बातचीत बिल्कुल होती बिल्कुल। रहेगी। अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालो यार, आपका मैंने यूट्यूब चैनल देखा, उस पर आप कंटेंट नहीं डाल रहे हो यार, शॉर्ट्स डाल रहे हो, पता हाँ। नहीं है ना, शॉर्ट डाल रहे हो। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इतना अच्छा बना रहे थे, मैंने देखे थे आपकी कुछ वीडियोस वगैरह, हम्म। और एडिटिंग भी आपकी बहुत अच्छी है, यूट्यूब पे मैंने चेक करा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो उसको ग्रो करो थैंक यू। यार, यूट्यूब चैनल को करो, हाँ उसको यार ग्रो। थोड़ा प्लान है अभी, थोड़ा एक जगह पे फोकस पहले करने का, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म अभी मैं एकेडमिक भी जैसे मैंने बोला ना मैं समझता हूँ, पीएचडी कर समझता रहा हूँ, हूँ। तो थोड़ा मुश्किल है उसमें रेगुलर रहना। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हालांकि प्रॉमिस करता हूँ आता रहेगा वापस यूट्यूब पे, फिर हम्म। देखते हैं आएंगे फिर से। और मैं तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म ही बिल्कुल। ऐसा बना रहा हूँ चल बात कर को, कि यहाँ पे जहाँ यूट्यूब पे जो भी चीज डिस्कस नहीं होती है ना, यूट्यूब पे हर चीज डिस्कस होती है, बस फिलोसफी डिस्कस नहीं होती है यार, हम्म साइकोलॉजी डिस्कस नहीं होती है ढंग से, और डीप लेवल पे तो कोई नहीं समझा रहा। बाहर देखो, ह्यूमर मैन का पॉडकास्ट है, लेक्स फ्रीडमैन का हाँ पॉडकास्ट है। इंडिया में देख लो, रिलीजन पे, पॉलिटिक्स पे आपको 100 पॉडकास्ट मिल जाएंगे। रिलीजन उस पे, काला जादू, तंत्र मंत्र, आप खुद ही जाके देख सकते हो। पर इंडिया में नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो मैं अब हिंदी में लेके आने वाला हूँ, इसलिए मैंने जितने भी बंदे हैं सबको कांटेक्ट कर रहा था, बेशर्मों की तरह उनके डीएम में घुस जाता हूँ, आओ भाई आओ। बिल्कुल करना तो चाहिए यार बिल्कुल। और 1 घंटे में बहुत अच्छा, मुझे लगता है लोगों को मजा आया होगा सुन के। बहुत कुछ डिस्कस करेंगे अगले वाले किसी एपिसोड के अंदर, ठीक है। बिल्कुल तब भाई तक के लिए बिल्कुल यार डन। बाय बाय, ध्यान रखो अपना, कुछ बाय कहना बाय, चाहते आप हो तो भी बता ध्यान दो। रखो। बस मेरे को बहुत अच्छा लगा यार तुमसे बात करके, जेन्युइन क्यूरियोसिटी, मतलब मेरे को एक्चुअली क्योंकि मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, आगे प्रोफेसर बनूंगा, तो मेरे को जहाँ भी जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखती है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। वहाँ अपना 100 क्या 200 1000% डालने को मैं तैयार हो जाता हूँ जहाँ पे जेन्युइन क्यूरियोसिटी होती है। तो मेरे को एक्चुअली मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये जेन्युइन क्यूरियोसिटी के ऊपर बेस्ड है और कुछ बदलना चाह रहा है, क्योंकि बहती गंगा में हाथ नहीं धो रहे हो आप कुछ करना चाहते हो अलग। तो मेरे को, मैं जेन्युइनली होप करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बड़े से बड़ा बने, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ, नॉट बिकॉज आई थैंक एम यू अ सो पार्ट ऑफ मच। इट, इवन इफ आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, जस्ट बिकॉज इट इज रन आउट ऑफ जेन्युइन क्यूरियोसिटी आई बिलीव एंड आई रियली वांट टू सी you make it really really big. My best wishes with you. I really had a nice time talking to you man, बहुत अच्छा लगा genuinely। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं भी चाहूंगा कि आपका इंस्टाग्राम वाला जो है वो तो 100% ऊपर जा ही रहा है बहुत तेजी से। जब मैंने आपको अप्रोच किया था तन आपके 10,000 थे, और अब आप 20,000 से ऊपर जा चुके हैं, तो आप तो वहां तो बहुत जल्दी हाँ ग्रो कर जाओगे। पर मैं चाहूंगा कि यूट्यूब पे आओ, क्योंकि यहाँ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बहुत कमी है इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर। राइट तो यहाँ पे राइट। आपको उस कमी को पूरा करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, जल्द वापस आते हैं, मिलते हैं आपसे। बिल्कुल यार, बिल्कुल। चलो बाय बाय, खाना वाना खाओ, डिनर वगैरह करो। और यार बिल्कुल बहुत अच्छा लगा बिल्कुल आपसे बात करके, नए दोस्त बनाए मैंने, शुक्रिया यार। बिल्कुल 100%, सेम भाई सेम सेम, बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट भाई, थैंक यू फॉर बाय हैविंग मी। बाय। बाय, टेक केयर, टेक केयर।